नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, जो 2020 का जो अक्टूबर में आपका प्रस्तावित हुआ है, अब उसका प्रीलिम्स का जो पेपर 1 आता है, जीएस पेपर 1, उसका मॉडल पेपर फर्स्ट करेंगे। ठीक है ना। और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो, क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो जाएगा। ठीक है ना। पीडी जो आपका इसका पीडीएफ मिलेगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से ही। ठीक है ना। उसमें लगभग 110 के आसपास अभी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन लिखा, विद रेफरेंस टू द मथुरा इन एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ द टू मेजर रूट्स ऑफ द ट्रेवल एंड द ट्रेड। इट वॉज द सेकंड कैपिटल ऑफ द कुषाण। कुषाण बोला जाता है, कुषाण एम्पायर बोला जाता है। एक्चुअल में आया कहाँ से था ये, तो ये आया था आपका चाइना से या सेंट्रल एशिया से, इसका ऑरिजिन माना जाता है। ठीक है ना। और इसके जो महान शासक हुए वो है कनिष्क। ठीक है ना, नाम सुना होगा आपने। सिल्क रूट था जो भारत को चीन से जोड़ता था, तो वो इन्होंने निर्माण करवाया था एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में। तो हिंदी में लिखा हुआ, प्राचीन भारत में मथुरा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो मथुरा यातायात व्यापार के दो प्रमुख मार्गों पर स्थित था और ये कुषाणों की दूसरी राजधानी। हाँ, बिल्कुल सही है। पहली जो राजधानी थी कुषाणों की वो थी पेशावर, पुरुषपुर। ये आज का पाकिस्तान में आपकी अवस्थित है। तो देखो, ये देख लेते हैं। तो अगर देखा जाएगा तो कुषाण एम्पायर का सबसे महान शासक रहा है कनिष्क। कनिष्क का जो एम्पायर आप देख रहे हैं, ये आपको येलो कलर में दिख रहा होगा। मेनली इसमें आपका क्या जाता था, उत्तर भारत आ जाता था, और आपका इसमें मान सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऊपर सेंट्रल एशिया तक उसका क्या जाता था, पूरा साम्राज्य जाता था। उसके बाद नीचे की तरफ सिंध है, ये नीचे वाले रीजन को सिंध बोला जाता है आपका। उसके बाद सौराष्ट्र वाला रीजन जो गुजरात का है, मालवा हो गया, ये वेस्टर्न आपका क्या था, रीजन था। यहाँ पर आंध्रा था आपका, मगध हो गया इस तरफ, यहाँ पे मगध है। कलिंग इस तरफ वाला था, उड़ीसा वाला रीजन था। ये आंध्र हो गया, ये मालवा हो गया, मालवा प्लेट्यू वाला रीजन हो गया। यहाँ पर आपके तीन आपकी साउथ की पावर थी, चौल, चेर और पांड्या। ये आप याद कर लेना। तो मथुरा के बारे में पढ़ते हैं कि एन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन द 2500 ईयर्स। इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ द टू मेजर रूट्स। तो ये सही है। अच्छा, जो पहला था वो नॉर्थ वेस्ट को जोड़ता था ईस्ट से, मतलब इस वाली साइड से, ईस्ट वाली साइड से जाता था इस तरफ। बात समझ में आ गई। और दूसरा था वो नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करता था इस तरीके से। तो जो पड़ता था वो मिड पॉइंट में पड़ता था आपका, कौन सा, वो पड़ता था आपका कौन, मथुरा। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। देयर वर द फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी। चारों तरफ आपका क्या था, किले आपका बोल सकते हैं फोर्टिफाइड था, मतलब चारों तरफ क्या लगी हुई थी, दुर्ग का निर्माण हो रखा था, चारों तरफ किलाबंदी कर रखी थी। फार्मर्स एंड द हार्डर्स फॉर द एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइड द फूड एंड द पीपल इन द सिटी। अ सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन दो सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर। इट वॉज द सेकंड कैपिटल ऑफ द कुषाण। मैंने बता दिया पहले जो थी वो कहाँ थी आपकी, वो थी आपकी पुरुषपुर। यहाँ पर लिखा हुआ है पुरुषपुर, इसको आज का पेशावर बोला जाता है। ठीक है। और ये आपका पंजाब रीजन की तरफ आता है। आज का जो पंजाब रीजन है, कौन सा वाला, जो पाकिस्तान की तरफ है, उस तरफ आपको ये देखने को मिलता है। इट वॉज ऑल्सो द रिलीजियस सेंटर। बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्रीज हो गई, जैन श्राइन्स हो गई, और भगवान आप जानते हैं कृष्ण से संबंधित जो जगह थी वो मथुरा थी। क्योंकि 16 महाजनपद जब आप पढ़ते हैं, 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं, 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, तो उनमें से एक जनपद आपका महाजनपद आता है, कौन सा, सूरसैन महाजनपद। कौन सा आता है, सूरसैन महाजनपद, जिसकी कैपिटल कहाँ थी, मथुरा। ठीक है ना। और यहीं पर क्या था, कृष्ण को एज अ गॉड पूजा जाता था। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है। अगर देखो कुषाण एम्पायर, ये देख लीजिए, ये कुषाण एम्पायर है, इस तरफ फैला हुआ बिल्कुल। तो कभी अगर पूछा जाता ना, तो आपने याद करना है कि वेस्ट नॉर्थ की तरफ था, नॉर्थ एंड वेस्ट की तरफ था, और मेनली ये सेंट्रल एशिया तक आपका जा रखा था। ठीक है ना। और बुद्ध धर्म को जो आपका चाइना हो गया, जो आपका ऊपर की तरफ था, चाइना हो गया, या फिर जापान हो गया, या फिर बोल सकते हैं कोरिया की तरफ, जो फैलाने में जो मदद की थी वो किसने की थी, कनिष्क ने की थी। नीचे की तरफ आपको जो दिखेगा वो आपको कौन सा रीजन देखने को मिला, पांड्य हो गया, चौल हो गया, चेर हो गया, सातवाहन शासक हो गए, ये नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, सेंट्रल एशिया की अगर बात करें तो एशिया को ना मेनली आपका 6 भागों में बांटा जाता है। नॉर्थ एशिया जो है उसमें पूरा रशिया आ जाता है। सेंट्रल एशिया में कुछ देश आ जाते हैं आपके, जैसे आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और ये सारे देश आ जाते हैं। वहीं मिडिल ईस्ट आ जाता है आपका, मिडिल ईस्ट में आपके कौन सा, गल्फ नेशंस आ जाते हैं। साउथ एशिया में 3, जो आपका क्या अखंड भारत था, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ये सारे आ जाते हैं। जबकि साउथ ईस्ट एशिया में आपके आसियान कंट्रीज आती हैं। ईस्ट एशिया में मेनली जो आपका पार्ट लगता है चाइना हो गया, कोरियन पेनिनसुला हो गया, और आपका जापान वाला रीजन लग जाता है। तो मेनली जो बात हो रही है वो सेंट्रल एशिया की, जो रीजन जो कनिष्क के टाइम पे था वो ये वाला रीजन था मेनली, जो उसके कब्जे में था।
अच्छा देख लीजिए, तो सेंट्रल एशिया की अगर बात करें तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, सारा तुर्कमेनिस्तान, ये सारा यहाँ पर आता है, किर्गिस्तान। तो ये सारे ऊपर की तरफ है। अच्छा यहीं पर देखिए इंडिया के ऊपर एक देश आता है जिसका नाम है ताजिकिस्तान। ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहीं पे पामीर का पठार है। यहीं पे क्या है, पामीर का पठार है, ये याद कर लीजिए आप। अच्छा आगे चलते हैं, तो कुषाण एम्पायर रीजन की बात कर लेते हैं। तो 5 आपकी क्या थी, जनजातियाँ थी चाइना की। उनमें से एक जनजाति थी जिसे यूची जनजाति कहा जाता है। तो वो क्या रही थी, उन 5 जनजातियों में से सबसे बेहतरीन थी, सबसे शक्तिशाली थी, और उसने क्या करता था, विजय अभियान अपना चलाया था। तो मेनली जो था वो चाइनीज फ्रंटियर था, सेंट्रल एशिया की तरफ ये बसे हुए थे। कुषाण एम्पायर जो यूची जनजाति के लोग थे, भारत में उन्हें कुषाण बोला जाता था। और चाइना के सोर्सेज से पता चलता है इन्हें क्या बोला जाता है, गुशांग बोला जाता था वहाँ पे। अब ये क्या था कि उन्होंने डोमिनेंस किया, मतलब पावरफुल थी, सारी सारी जनजातियों को हराया। और फिर इनका जो बोल सकते हैं एक हिसाब से जो साम्राज्य विस्तार चला वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में चला, इंडिया की तरफ। फिर उन्होंने पार्थियन जिन्हें पल्लव कहा जाता है और शक, इनको हराया था 1st सेंचुरी ईडी के आसपास। एक्चुअली में ये बिल्कुल शासन देखा जाता है मौर्य एम्पायर के बाद में। और ये वो शासन था जो बोला जाता है एडी के आसपास आता है, एनो डोमिनी के आसपास आता है, जब क्या हो गया था, ईसा मसीह का जन्म हो गया था। कुषाण एम्पायर की बात करें तो उसके जो पहले रूलर थे उनका नाम था कुजुल कडफिसस, या कडफिसस फर्स्ट बोलते थे। 30 एडी से लेकर 80 एडी तक उन्होंने क्या किया था, शासन किया था। तो ये फर्स्ट यूची चीफ थे जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी कुषाण एम्पायर की इंडिया में। तो ये आप याद कर लीजिए। इनके जो सुपरमेसी थी वो काबुल कंधार, जो आपके दोनों पार्ट है, काबुल राजधानी अफगानिस्तान की, कंधार एक शहर है अफगानिस्तान का जो अफगानिस्तान की तरफ आपको देखने को मिलेगा। इनको सक्सीड किया था, इनके बाद जो आए थे इनके बेटे आए थे जिनका नाम था विम टाक्टू, या जिन्हें बोलते थे शताशकाना, क्या बोला जाता, शताशकाना बोला जाता था। 80 to 95 तक रहे थे। फिर विम टकटू के बाद आते हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके शासक थे, वो थे विम कडफिसस, और ये पिता थे किसके, आपके कनिष्क के पिता थे। तो रवातक जो आपका क्या है इंस्क्रिप्शन है अफगानिस्तान में, उससे ये हमें जानकारी प्राप्त होती है कि विम कडफिसस के पुत्र कौन थे, आपके कनिष्क थे। अच्छा विम कडफिसस के टाइम पे आपके गोल्ड कॉइन चलाए गए थे। तो याद रखना, एक मेजर जो विक्ट्री मानी जाती है या मेजर जो आपको पॉइंट माना जाता है किसके टाइम पे, कुषाण एम्पायर के टाइम पे गोल्ड कॉइन्स माने जाते हैं। जो विम कडफिसस थे वो, उनके सिक्कों से पता लगता है कि वो शिव भक्त थे या शैव धर्म का क्या करते थे, परिपालन करते थे। ये थोड़ा याद रखना। इनका जो आपका ट्रेड था ये पूरा अगर देखेंगे आपका, तो ये इन्होंने रोमन्स के साथ भी, जो ग्रीक एम्पायर आता है उसके साथ भी अपना ट्रेड्स वगैरह स्टेबलाइज कर रखा था, चाइना वगैरह के अलावा। कनिष्क आते तो सबसे महान शासक रहे कुषाण डायनेस्टी में, लगभग 127 एडी से लेकर 150 एडी तक इन्होंने शासन किया। ईसवी बोलते हैं, ठीक है ना, एडी को ईसवी बोलते हैं, और जो आपका बीसी बिफोर क्राइस्ट को बोलते हैं आपका ईसा पूर्व। अच्छा ये ग्रेटेस्ट कुषाण किंग बोले गए, और इन्हीं के टाइम पे आपका क्या चला था, बोला जाता है कि 78 एडी में, जो भारत जिसको फॉलो करता है वो इसी को फॉलो करता है, ठीक है ना, कैलेंडर को। सन ऑफ विम कडफिसस थे। आगे बात करें तो हिज किंगडम इंक्लूड द अफगानिस्तान, सिंध का पार्ट था जो पाकिस्तान में आता। अब पार्थिया हो गया। पार्थिया आपका जो था ये ईरान वाला पार्ट था। पंजाब कश्मीर पार्ट ऑफ द मगध इंक्लूडिंग द पाटलिपुत्र मालवा बनारस। अच्छा कुछ पार्ट थे जैसे बंगाल हो गया, खोतान हो गया, खासगेर हो गया, ये यारखंड हो गया, ये आज के टाइम पे मॉडर्न चाइना का पार्ट है। उसके अलावा गांधार हो गया, पेशावर हो गया, अवध हो गया, पाटलिपुत्र, कश्मीर, मथुरा, ये सारे इनके किंगडम्स में आते थे। यहाँ तक कि इनका जो शासन था उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान तक जाता था। मैं फिर से दिखा देता हूँ उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान कहाँ पे, ये आपका उज्बेकिस्तान है यहाँ पर, और ये आपका ताजिकिस्तान है। तो सेंट्रल एशिया की तरफ भी इनका क्या था, विस्तार था। अच्छा आगे देखेंगे तो इनकी जो कैपिटल थी वो पेशावर थी, पुरुषपुर जो आज के पाकिस्तान में आपके अवस्थित है। आफ्टर द कैप्चर ऑफ द पाटलिपुत्र ही इज सेड टू हैव टेकन अवे द बुद्धिस्ट मॉन्क अशोक। पाटलिपुत्र को जीतने के बाद इन्होंने अपने साथ किसको रख दिया था, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे अशोक, जिनके सजेशन पे या बोल सकते हैं जिनसे प्रेरणा लेकर ही कनिष्क ने अपना जो था धर्म था वो बुद्धिस्ट अपना लिया था। और इनके जो कोर्ट थी उसमें पार्षव हो गए, अशोक हो गए, वसुमित्र। अशोक और वसुमित्र तो जाने जाते हैं, जो आपकी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 78 एडी, या कई जगह 100 एडी भी लिखा रहता है, जो आपका कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। उनको क्या किया था इन्होंने, प्रिसाइड किया था। उसके बाद नागार्जुन हो गए, चरक हो गए, मथुरा, इनके कोर्ट में आपके इतने बड़े बड़े विद्वान देखने को मिले। इनके पास एक ग्रीक इंजीनियर थे जिनका नाम था एक्सिलियस, तो इनका नाम भी याद रखना। कनिष्क जो थे उन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। कई जगह 78 एडी लिखा हुआ है और कई जगह 100 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये कुंडरवल कश्मीर में की थी, जिसको प्रिसाइड किसने किया था, आपका वसुमित्र और अशोक ने किया था, दोनों ने मिलकर किया था, प्रिसाइड और वाइस प्रिसाइड किया था। अच्छा ये जो थे ये बुद्ध धर्म को मानने वाले थे, और इन्होंने जो अपने सिक्के चलाए थे वो इंडियन ग्रीक और जोरोस्ट्रियन डाइटीज के रूप में चलाए। डाइटीज मतलब देवों के, तो भगवान थे जो हिंदू भगवान हो गए, या ग्रीक भगवान जो हो गए, रोमन एम्पायर जो आपका ग्रीस आता वहाँ के, जोरोस्ट्रियन जो आपका ईरानियन
आता है। आर्ट एंड कल्चर को भी काफ़ी ज़्यादा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्या किया, फ्लरिश किया इनके टाइम पे। गांधार स्कूल इनके टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश्ड हुआ। गांधार स्कूल हो गया आपका, या फिर अगर मैं बोलूँगा जो बोल सकते हैं इसके बाद आंध्रा वाला देखने को मिलता है। तो कई सारी जो आपकी क्या थी शैलियाँ थी, आपकी एक गांधार शैली भी आती है, आपकी एक मथुरा शैली भी आती है। तो ये किससे रिलेटेड थे, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड थे। अच्छा, इन्होंने जो था इन्हीं के टाइम पे क्या होता है कि जब आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है तो महायान और हीनयान दो संप्रदायों में बंट जाता है। महायान जो था वो थोड़ा सा क्या था आपका नया था, और हीनयान जो था वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स था, रूढ़िवादी था। तो इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे अभी आगे, ठीक है ना। अच्छा, और इन्होंने क्या किया था कि महायान जो संप्रदाय था, क्योंकि ये जिसको फॉलो करते तो महायान को फॉलो करते थे। महायान में सिर्फ इतना बता दूं कि जो गौतम बुद्ध थे उन्हें भगवान की तरह ट्रीट किया जाता था और मूर्ति पूजा के उपासक होते थे। और इन्होंने बोल सकते हैं कि महायान संप्रदाय को चाइना की तरफ फैलाया था, कनिष्क की बात करें। अच्छा, ये पता नहीं लग पाता कि इनकी मृत्यु किस तरीके से हुई थी। अच्छा, कुछ अचीवमेंट्स हैं तो संस्कृत लिटरेचर को उन्होंने अपनाया था। एक्चुअल में ना महायान जो शाखा थी उनकी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत हो गई थी। हीनयान जो थे वो प्राकृत भाषा को लेके चल रहे थे, सॉरी पाली को लेके चल रहे थे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल मैंने बता दी थी जो आपकी संस्कृत में हुई थी, और ये किसके कारण हुई थी, अशोक घोष के कारण हुई थी, क्योंकि उन्होंने कंसिडर किया था, क्योंकि वो खुद अपने आप में क्या थे, एक ड्रामेटिस्ट थे जिन्हें फर्स्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट माना जाता है उस टाइम का। तो ये थोड़ा याद रखना। अच्छा, इनके टाइम पे कई सारे स्कूल्स कला शैली विकसित हुई थी। गांधार हो गई, अमरावती हो गई, मथुरा हो गई, ये तीनों आपके काफ़ी टाइम पे विकसित हुई थी। गांधार जो थी वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ थी। गांधार ये आपका आज की तरह आज देखने को मिलता पाकिस्तान में। अमरावती जो है ये आपकी कैपिटल है, अगर आप जाने तो आंध्र प्रदेश की, तो आंध्रा की तरफ है। मथुरा जो है वो गंजा जो आपका बोल सकते हैं कि गैंजेस वैली या जिसे बोलते हैं गंगा वैली की तरफ आपको देखने को मिलती है। ट्रेड प्रोपर्स था बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। आप जानते हैं कि सिल्क रूट आपका क्या था वहाँ पे बिल्ड हो रखा था, तो ट्रेडिंग वगैरह होती थी, तिब्बत और चाइना दोनों से होती थी। उसके अलावा रोमन एम्पायर से भी क्या होते थे, जो विम कन्फ्यूशियस के टाइम पे स्टेबलाइज हुए थे रिलेशन, उस समय देखने को मिला था। सिल्क रूट बिल्ड हो गया था, बुद्धिज्म जो था चाइना की तरफ बिल्ड हुआ था, उसके धीरे धीरे करके कोरिया और जापान की तरफ भी बिल्ड हुआ था। उसके अलावा जैसे चैत्य हो गया, विहार हो गया, टाउन्स हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, उस टाइम पे क्या हुए थे, काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश्ड हुए थे। कुषाण जो थे वो फॉरेन इन्वेडर्स माने जाते थे, पर ये लूट खसोट के नहीं ले गए, भारत से लूट खसोट के नहीं ले गए, बल्कि इन्होंने क्या किया था, इंडिया को अपनाया था, इंडियन कल्चर को अपनाया था, संस्कृत को अपनी भाषा बनाया था। अच्छा, लिखा इट इज सैड दैट द कुषाण पीरियड द इंडियन हिस्ट्री वाज द परफेक्ट रनर फॉर द गोल्डन एज ऑफ द गुप्ताज। गुप्त एम्पायर के बाद, सॉरी गुप्ता से पहले आ गए थे ना, गुप्ता से पहले अगर देखा जाएगा तो एक बोल सकते हैं सेटबैक किया था इन्होंने, क्योंकि गोल्डन एज जो बोला जाता है वो गुप्ता एम्पायर को बोला जाता है। तो एक परफेक्ट सेटबैक कर दिया था किनके लिए, गुप्तास के लिए। अच्छा, डिक्लाइनिंग देखी जाएगी तो होता क्या है कि कनिष्क के बाद उनका बेटा वशिष्ठ बनता है, वशिष्ठ के बाद होविष्क, होविष्ठ के बाद कनिष्क टू, और कनिष्क टू के बाद वासुदेव फर्स्ट होते हैं जो लास्ट ग्रेट किंग रहते हैं। और इनके बाद जो होता है लगभग 232 के आसपास क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है लगभग आपका कौन सा, कुषाण एम्पायर। अच्छा, बात करें बौद्ध काउंसिल्स की तो जो फर्स्ट थी वो 483 बीसी के आसपास हुई थी, राजगीर में हुई थी। राजगीर आपका कहाँ है, बिहार में। अजातशत्रु ने उस समय कौन थे, आपके शासक थे, और महाकश्यप चेयरमैन थे, और यहीं पर विनय पिटक और सुत्त पिटक की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। विनय पिटक जो था वो उपाली ने लिखा था, सुत्त पिटक आनंद ने लिखा था। सेकंड जो हुई थी 383 बीसी के आसपास वैशाली में, कालाशोक के टाइम पे शुभकामी ने चेयर किया था, और इस समय क्या हुआ था कि फॉलोअर जो थे वो डिवाइडेड हो गए थे। तीसरी जो थी 250 बीसी के आसपास पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के टाइम पे हुई थी, मोगलीपुत्र जिसे उपगुप्त भी कहा जाता है, जिसने शिक्षा दीक्षा दी थी बुद्धिज्म के अशोक को, और यहीं पे अभिधम पिटक लिखा जाता है मोगलीपुत्र के द्वारा। चौथी जो थी 72 AD, 78 AD या 100 AD के आसपास लिखा रहता है, पर आप याद कर लेना 72 AD जो भी कर सकते हैं। कश्मीर में हुई थी कुंडल वन में, कनिष्क के टाइम पे हुई थी, वसुमित्र ने इसे प्रिसाइड किया था, और यहीं पर बुद्धिज्म आपका महायान और हीनयान संप्रदाय में टूट गया था। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द महायान बुद्धिज्म। तो बुद्धा प्रेजेंस वाज सोन इन द स्कल्पचर्स। स्कल्पचर मतलब मूर्ति पूजा के रूप में दिखाया गया, यूजिंग द सर्टेन साइंस, बुद्धा को दिखाने, तो बिल्कुल सही है। महायान मैंने बताया था कि होता क्या था कि जो हीनयान थे वो बुद्ध को क्या मानते थे, एक तपस्वी मानते थे, महात्मा मानते थे, पर उन्हें भगवान नहीं माना जाता था बुद्ध को, और मूर्ति पूजा के क्या थे, खिलाफ थे, किसी भी तरीके की मूर्ति नहीं होगी बुद्धा की। तो ये हीनयान थे। महायान क्या करते हैं, स्कल्पचर्स रखने लग गए थे। उनका बिलीव था कि बुद्ध क्या करेंगे, फिर से जन्म लेके आएंगे, ठीक है ना। द वर्शिप ऑफ द बोधिसत्व बिकेम द वेरी पॉपुलर। तो दोनों सही है आपके फर्स्ट एंड सेकंड। तो हिंदी में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ महायान बुद्धिज्म, इट वॉज न्यू फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म, टू डिस्टिंक्ट फीचर्स थे, बुद्धा प्रेजेंस अर्लियर सोन इन द स्कल्पचर बाय द using the certain signs, attainment of the enlightenment was shown by the sculpture of the people tree. Now status of the Buddha were made, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका राइट हो जाता है। Many of these were made in the मथुरा, ज़्यादातर मथुरा, और कुछ आपके तक्षशिला की तरफ भी हुए थे, ठीक है ना। तक्षशिला का जो स्थापना थी वो एक यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है उस टाइम की एंसेंट इंडिया की, जिसे राजा तक्ष ने बनाया था।
ठीक है ना। और आगे चलते हैं, तक्षशिला आपका जो देखने को मिलता है वो गांधार की तरफ देखने को मिलता है, पाकिस्तान में अवस्थित है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी आपकी मानी जाती है। अच्छा, बोधिसत्व में बिलीव था, बोधिसत्व वो बोला जाता था जिसमें शिक्षा दीक्षा थी, किसकी, भगवान बुद्ध की। तो देयर वाज द पर्सन हु वर सपोज टू अटेंड द इनलाइटमेंट, वन दे अटेंड द इनलाइटमेंट, बोधिसत्व बोला जाता था जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी। दे कुड इन कंप्लीट आइसोलेशन मेडिटेशन इन पीस, तो वो क्या करता था, अपने आप को आइसोलेशन में रख देता, अकेला हो जाता, एकांत में रहता था, मेडिटेशन करता था। हाउएवर इंस्टेड ऑफ द डूइंग द दैट दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच एंड द हेल्प अदर पीपल। और उसके अलावा क्या करता था कि भाई पूरी दुनिया को शिक्षा दीक्षा देना था, और क्या करना था, बौद्धिसत्व के द्वारा बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाना था। ठीक है ना। तो बौद्धिसत्व उस समय काफ़ी प्रचलित हुआ था। और महायान शाखा ही देखने को मिलती है आपके सेंट्रल एशिया, चाइना और लेटर ऑफ द कोरिया एंड जापान में, यहाँ पर महायान शाखा आपकी फैली हुई है। अशोक जो थे उन्होंने नीचे की तरफ अगर बोलेंगे, श्रीलंका हो गया आपका, आसियान कंट्रीज जो हो गई आपकी, मलेशिया, थाईलैंड, तो इस तरफ क्या हुआ था कि आपका हीनयान संप्रदाय उस समय ज़्यादा फेमस हुआ था। अच्छा, आगे चलें तो एक आपकी तिब्बतन भी आती, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ये हिंदी में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। तो महायान और हीनयान की अगर बात करें तो दोनों में अंतर क्या, बिलीव दैट द बुद्धा विल बी बॉर्न अगेन, महायान मानते हैं कि बुद्ध का जन्म फिर से होगा, जबकि हीनयान मानते हैं बुद्धा विल नेवर बी रिबॉर्न, उनका जन्म फिर से नहीं होगा। महायान जो थे उन्होंने लैंग्वेज अपनी संस्कृत कर दी थी, महायान संप्रदाय से रिलेटेड तो कनिष्क था जिसने अपनी लैंग्वेज किसमें कर दी थी, संस्कृत कर दी थी, जबकि हीनयान जो थे वो पाली लैंग्वेज में क्या कर रहे थे, अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। महायान संप्रदाय वाले बुद्ध को क्या करते थे, भगवान की तरह पूछते थे, जबकि हीनयान का मानना था कि वो आपके क्या थे, भगवान नहीं थे, एक इंटेलेक्चुअल थे, तपस्वी थे। महायान मानते हैं कि जो आपका कंसिडर था ग्रेट व्हीकल, ये ग्रेट व्हीकल को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, जबकि ये आपका लेसर व्हीकल को मानते हैं। लेसर व्हीकल जो होता था वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता था, उसे फॉलो करने के लिए सिर्फ कौन कर सकते थे, अगर कोई भी बौद्ध धर्म अपनाता है तो उसे क्या बनना पड़ता था, साधु संत बनना पड़ता था, उसे सारी मोह माया त्यागनी होती थी। जबकि महायान का ये मानना नहीं था, कोई भी व्यक्ति अगर वो शादी वगैरह भी कर लेता है, नॉर्मल लाइफ भी जीता है, तब भी वो क्या कर सकता है, बौद्ध धर्म को क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। ये था आपका ग्रेट व्हीकल। महायान इंपॉर्टेंट स्कूल्स आर द क्या होता है आपका, चित्तमत्रा और मध्य मार्ग जिसे बोला जाता है। और यहाँ पर देखने को मिलता है आपका श्रावस्तिवदा और कौन सा, थेरावड़ा। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कुछ आपकी डिवीजन है, जैसे थेरावड़ा है, तो थेरावड़ा एक्चुअल में अलग कुछ नहीं है, ये आपका कौन सा, हीनयानी है। तो वे ऑफ द एल्डर्स, महायान जो था अभी मैंने बताया आपका, ठीक है ना। और तिब्बतन जो मानी जाती है, जो तिब्बत की तरफ आपकी क्या थी, फेमस थी, ठीक है ना। जो वहाँ पर क्या आपके जो मॉन्क माने जाते हैं, तिब्बतन जो थ्योरी है वो डिपेंड करती है किसमें, बुद्धिज्म की तिब्बतन थ्योरी से। और वहाँ पे चलती है आपकी वज्रयान संप्रदाय चलता है, कौन सा चलता है, वज्रयान, वज्रयान संप्रदाय वहाँ पे चलता है। ठीक है ना। थोड़ा जादू टोना वगैरह पे, ठीक है ना, विश्वास इनका होता है, तो ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बिल्कुल सही है, स्टेमन पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। द फ्लावर एंड द कलेक्टिवली नोन एज द एंड्रोसियम, बिल्कुल सही है, एंड्रोसियम ही बोला जाता है। टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स टू इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द कोरोला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों सही है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखो लिखा हुआ है, द फ्लावर इज द फोर मेन पार्ट्स नोन एज द, एक होता है कैलिक्स, एक होता है कोरोला, एक होता है एंड्रोसियम, एक होता है गाइनोसियम। अब कैलिक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है फ्लावर की, अभी दिखा दूंगा। सेपल्स जो होता है वो कलेक्टिवली जो कहा जाता है वो कैलिक्स कहा जाता है। कोरोला जो होता है, तो याद रखना सेपल्स वाला पार्ट जो होता है वो कैलिक्स होता है, कैलिक्स का पार्ट है। कोरोला की अगर बात करें तो पीटल वाला जो पूरा पार्ट आता है वो कोरोला के अंदर आ जाता है, तो ये आप याद कर लीजिए। एंड्रोसियम जो होता है वो मेल क्या होता है आपका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसमें आपका पूरा स्टेमन पार्ट आ जाता है। और गाइनोसियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें आपका क्या आ जाता है, कार्पेल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो स्टेमन वाला पार्ट जो होता है वो एंड्रोसियम होता है पूरा, जिसमें एंथस और फिलामेंट्स लगे होते हैं। वहीं अगर कार्पेल जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उस वो किस में आ जाता है, आपका गाइनोसियम में आ जाता है। पिटल जो पार्ट होता है, पिटल जो पार्ट होता है, तो ये आप याद कर सकते हैं कि पिटल जो वाला पार्ट जो होता है, तो ये आपने याद करना है कि ये आ जाता है आपका किस में, तो ये आ जाता है आपका किस में, ये आ जाता है आपका कोरोला में। क्या होता है, कोरोला में। ये पत्तियां ये आपको दिख रही है ना, जो ये फूल टाइप के दिख रहे हैं, ये किस में आ जाता है, कोरोला में आ जाता है। वहीं अगर कैलिक्स की बात करो तो नीचे वाला जो ये डंठल है ना, जो हरा टाइप का सिपल्स वाला, ये वाला सिपल्स वाला जो पार्ट आता है ये आ जाता है कैटिक्स में। इस वाली पिक्चर में आप क्लियर कर देते हैं। देखो जो आपका एंड्रोसियम और स्टेमन वाला पार्ट है जिसमें एंथस वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है ना, और फिलामेंट नीचे वाला जो क्या होता है उसे सपोर्ट देता है वो होता है, तो एंड्रोसियम हो गया। पीटल जो आपकी क्या हो गई, फूल वाला पार्ट हो गया, इसे बोलते हैं कोरोला बोलते हैं, लिखा हुआ ना देखो, इसे बोलते हैं कोरोला, कंपोज ऑफ द पीटल्स। कैलिक्स वाला जो पार्ट होता है वो नीचे वाला पार्ट होता है, जो सिपल्स वाला पार्ट होता है कैलिक्स बोलते हैं। और मैंने बताया गाइनोसियम होता है जो आपका कौन सा फीमेल पार्ट होता है, कार्पेल्स वाला, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल्स और ओव्यूल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना। और एंड्रोसियम में आपका क्या, पॉलन ग्रेन, जिसमें आपका क्या आ जाता है, एंथस और फिलामेंट्स वगैरह आ जाते हैं। तो बहुत आसान है, एंड्रोसियम, स्टेनियम, ये याद कर लेना, ये एंड्रोसियम मेल वाला पार्ट है, मेल सेक्स, ठीक है ना। और कार्पेल्स जो है गाइनोसियम है,
नाम से पता लग रहा है। ये गायना जहाँ पे नाम आता है ना, ये किसके लिए आता है, फीमेल्स के लिए आता है। एंड्रो जो आता है वो किसके लिए आ जाता है, आपका मेल्स के लिए आ जाता है। पीटल्स वाला जो पार्ट है वो याद कर लो कोरोला है, और सिपल्स वाला जो पार्ट है, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो कौन सा आपका कैलिक्स है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ आप देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं, हु सेड द स्टेटमेंट 150,000 वर किल्ड एंड मैनी टाइम्स दैट। तो ये आपका जो रॉक एडिक्ट्स है नंबर 13, तो उसमें क्या है 150,000 की बात कर रहा है, ये लगभग कितने की 1.5 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। तो ये अशोक बोल रहा है, ठीक है ना। जो आपका कलिंग वॉर हुई थी लगभग उसमें 1 लाख लोग मरे थे और 1,50,000 लोग क्या हुए थे वहाँ से डिस्प्लेस्ड हुए थे, ठीक है ना। तो ये याद करना, तो उनके बारे में बता रहा। तो उसी की बात क्या होता है, वो जब इतना दिखता है कि इतना भयंकर नरसंहार हो गया तो उसके बाद वो कर देता है, लड़ाई छोड़ देता है और धर्म के मार्ग में निकल जाता है, धर्म के मार्ग में निकल जाता है। और जिसकी शिक्षा दीक्षा, ठीक है ना, उसे कौन देता है, उपगुप्त देता है, जिसका नाम था मोगलीपुत्रस्य। अच्छा बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द अशोका रेन्स वाज हिज विक्टोरियस वॉर विद द कलिंग इन द 261 BC। ऑल्दो कलिंग जो है वो ओडिशा की तरफ है, ऑल्दो देयर इज नो डिटेल्स अबाउट द कॉज एंड द कोर्सेज ऑफ द war, the effect of the war was described by the Ashoka himself in the rock edict number 13. 150,000 were killed and many times that number perished. After the war he annexed the Kalinga to the Mauryan Empire. अच्छा बिंदुसार की अगर बात करें तो बिंदुसार जो थे वो पिता थे किसके, अशोक के, और इन्हें अमृत चैट्स भी बोला जाता था या अमृत घात भी बोला जाता। अशोक का जो नाम था वो प्रियदर्शी या फिर देवान प्रिय देखने को मिलता है। जेम्स प्रिंसेप ने जब डिकोड किया था ब्राह्मी लिपि को तो वहाँ से पता लग गया था कि ये प्रियदर्शी और देवान प्रिय किसे बोला जा रहा है, ठीक है ना। इसमें कुछ आपके सिलोन की तरफ भी कुछ आपके एविडेंसेस मिलते हैं जिससे ये क्लियर हो गया था कि प्रियदर्शी एक्चुअल में और कोई नहीं अशोक ही है। बिंदुसार की बात करें तो मैंने बता दिया जैसे पिता थे ये, तो बिंदुसार जो थे लिखा हुआ है अमृत घात मीनिंग द स्लेयर ऑफ द एनिमीज, ठीक है ना, शत्रुओं को नाशक बोला जाता है अमृत घात को। बिंदुसार रिसीव द डेमेस्टिस एज द एम्बेसडर फ्रॉम द सीरियन किंग एंटियोकस। बिंदुसार सपोर्टेड द आजीविका। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जैसे देखने को मिलता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी हाँ ठीक बोल रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उन्होंने अपने आप को जैन धर्म से जोड़ा था। वहीं बात करें बिंदुसार की तो ये आपका आजीविका संप्रदाय से जुड़े हुए थे। आजीविका जो संप्रदाय था इसे फ्लरिश किया था किसने, मक्खाली घोषाल ने। लिख लेना इनका नाम, मक्खाली घोषाल ने। एक्चुअल में हुआ क्या था कि बौद्ध ग्रंथों में मिलता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास 600 BC के आसपास से देखने को मिलता है कि उसमें बात होती है कि लगभग भारत में उस टाइम पे 600 BC के आसपास लगभग भारत में 62 के आसपास के थे संप्रदाय उस समय आपके फ्लरिश्ड हो रहे थे, जिनमें एक आपका कौन सा था, आजीविक संप्रदाय भी था। ये आजीविक संप्रदाय किस चीज़ की बात करता था, ये बोलता था कि जो आत्मा है ना अनेकानेक पुनर्जन्मों के पूर्व निर्धारित अटल चक्र से ही गुजरना पड़ता है। मतलब आत्मा को क्या करना पड़ता है, एक पूरे चक्र में बंधना पड़ता है, ठीक है ना, वो अजर और अमर है। तो ये आजीविका संप्रदाय बता। इसके अलावा भौतिकवादी संप्रदाय था, आपका अक्रियावादी संप्रदाय था, नियतिवाद था, अनिश्चयवादी था। भौतिकवादी जहाँ अजीत केस कंपनी ने चलाया था, जो आपका कौन सा था अक्रियावादी था वो पूरण कश्यप ने चलाया था। नियतिवाद जो था आपका वो शायद से पकुत कंचायन ने चलाया था। और अनिश्चयवादी की बात करें तो संजय वेलेट पुत्र ने चलाया था। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, लगभग उस टाइम पे कई सारे आपके रिलीजन क्या हो रहे थे, आपके फ्लरिश हो रहे थे आजीविका संप्रदाय के बारे में। इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बिंदुसार ने उसे सपोर्ट किया था। पुष्यमित्र सुंग की बात करें तो ये सुंग डायनेस्टी के आपके क्या थे, आपके फाउंडर थे और कमांडर इन चीफ थे मौर्यन के। इन्होंने लास्ट किंग जो मौर्यन किंग था बृहदत्त, उसकी हत्या कर क्या किया था, सुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। ही assassinated द लास्ट मॉडर्न रूलर इन द upsurged द थ्रोन। पुष्यमित्र वाज द staunch फॉलोअर ऑफ द ब्राह्मणिज्म। किसके फॉलोअर थे, ब्राह्मणिज्म। आफ्टर द डेथ ऑफ द पुष्यमित्र द हिज सन अग्निमित्र बिकेम द रूलर। कनिष्क की बात अभी मैंने बता दी सारी, ठीक है ना। अच्छा ये 78 AD में क्या चलाया था, तो शक एरा चलाई थी, ये याद कर लेना। ये हिंदी में लिखा हुआ, पढ़ लेना हिंदी वाले। अच्छा ये जो साम्राज्य लगभग 250 के आसपास देखने को मिलता है, ये अशोक के टाइम पे। तो अशोक का जो एम्पायर था वो इस तरीके से कुछ फैला हुआ था। साउथ का कुछ रीजन हो गया वो छूटा हुआ था। लास्ट में वो क्या करते थे, कलिंग को भी जीत जाते हैं, इस वाले पार्ट को भी जीत जाते हैं, ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा अशोक की बात करें तो अशोक का जो रेन है वो माना जाता है 268 से 232 BC के आसपास, और ये ग्रैंड सन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ये आप याद कर लीजिए। और इन्होंने बुद्धिज्म को एशिया, खासकर जो साउथ एशिया की तरफ क्या किया था, उन्होंने फैलाया था। साउथ एशिया जो मैंने अभी पिक्चर दिखाई आपको, ठीक है ना, इसमें आसियान कंट्रीज वगैरह। साउथ एशिया आपका तो एक तो साउथ एशिया में कौन आ जाता है, पूरा अखंड भारत आ जाता है। साउथ ईस्ट एशिया की तरफ इन्होंने फैलाया था, श्रीलंका वगैरह, श्रीलंका भी
साउथ एशिया का पार्ट है, पर उस तरफ ले गए थे ये, ठीक है ना, मलेशिया, थाईलैंड, इस तरफ ले गए थे। अच्छा, इनका जो साम्राज्य था अफगानिस्तान से लेके पूरा बांग्लादेश तक फैला हुआ था। सिर्फ कौन सा पार्ट था, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला जो था वहाँ पर बोल सकते हैं कि वो इनके शासन व्यवस्था से बाहर था। पाटलिपुत्र इनकी क्या थी, कैपिटल थी। इसके अलावा जो इनकी प्रोविंशियल कैपिटल थी वो तक्षशिला और उज्जैन भी थी। आगे अगर बात करें तो 304 बीसी में क्या हुआ था, अशोक का जन्म हुआ था, और 232 बीसी के आसपास इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। शादियां जो इन्होंने की तो देवी, श्रीलंकन ट्रेडिशन के हिसाब से इनकी शादी देवी से हुई थी, और इनके ओन इंस्क्रिप्शन में मिलता है जिनसे इनकी शादी हुई थी वो कारुवकी थी। पद्मावती मिलती नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से, और आसंद मित्रा श्रीलंकन ट्रेडिशन के हिसाब से ये इनकी वाइफ थी, और तिराक्षका तिस्या रक्षा श्रीलंकन एंड द नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से 4-5 शादियां इन्होंने की। और इनके जो बेटे थे जैसे महेंद्र हो गया, संघमित्रा हो गया, तिवाला हो गया, कुणाल, इनके क्या थे, पुत्र और पुत्री थे। चारुमती हो गई। डायनेस्टी मौर्य थी, और फादर का नाम बिंदुसार था। मदर का नाम था सुभद्रांगी, या फिर धर्म बोला जाता था इनकी माँ को, सुभद्रांगी, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। 260 तो ये बता दिया था, लगभग 1 लाख के आसपास मरे थे, और डिपोर्टेशन जो देखने को मिला था 1.5 लाख के आसपास देखने को मिला था, ठीक है ना। अच्छा, सेंट्रल एशिया, बुद्धिस्ट मॉन्क टू श्रीलंकन एंड द सेंट्रल एशिया की तरफ उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को फैलाया था। एडिक्स की बात करें तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये हो गया महावंश, महावंश में इनका जिक्र मिलता है, दिव्यावदान में इनका जिक्र मिलता है, ठीक है। आगे अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इनको 2 नाम से जाना जाता था। इनके एडिक्ट्स में 2 नाम है, एक तो देवान प्रिय है, ठीक है ना, और एक है प्रियदर्शी, एक है प्रियदर्शी। देवान प्रिय, द बी लव्ड ऑफ द गॉड्स, यानी कि देवों का प्रिय, और प्रियदर्शी बोला जाता था ही हु रिगार्ड्स एवरीवन विद द अफेक्शन, जो सबको क्या कर देता है, मोहित कर देता है। तो देवान प्रिय, प्रियदर्शी कई बार पूछा जाता है, अशोक का नाम है। अच्छा, इनके जो मेजर एडिक्ट्स हैं इसमें 2 आते हैं, एक आते हैं रॉक एडिक्ट्स, मेजर में रॉक जिनको गोल में दिखा रखा है, और एक आते हैं आपके पिलर एडिक्ट्स जिनको ऐसे में दिखा रखा है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये पूरा किस तरह फैला हुआ है, देखो एक्चुअल में ये जो इंस्क्रिप्शन वगैरह था ना, इंस्क्रिप्शन वगैरह जो था, मतलब ये उत्कीर्ण कराने की जो कला थी, ये कहाँ से सीखी थी, ईरान से। पहले क्या करते थे भारतीय जो थे, वो ताम्रपत्र होता था ना आपका, एक तरीके का जो छाल होती थी पेड़ की, ताम्रपत्र पे क्या किया जाता था, उसे लिखा जाता था। पर होता क्या कि पेड़ की छाल की उम्र ज़्यादा नहीं होती। तो ईरान से ये सीखने को मिला कि पत्थरों पे अगर हम क्या कर दें, इनक्रिप्टेड कर दें लैंग्वेज को, तो वो लॉन्ग टाइम तक रह सकते, क्योंकि पत्थर जो होते हैं वो लाखों करोड़ों साल तक आपके क्या रहते हैं, आपके अस्तित्व में रहते हैं। तो यही चीज़ सीखी थी मौर्यंस ने, ईरानियन जब इन्वेड्स हुआ था उस टाइम पे, तो उसके बाद ये सीखने को मिला था ईरान से। तो जब अशोक ने इसे स्टार्ट किया, तो खासकर उनको देख रहे हो गांधार की तरफ उन्होंने ग्रीक, तो यहाँ पर 2 लैंग्वेज यूज़ की, एक तो ग्रीक लैंग्वेज थी और अरमाइक हो गई। अरमाइक ग्रीक लैंग्वेज में उन्होंने क्या किया, इसे यूज़ किया था यहाँ पर। अच्छा, वहीं अगर बात करें कि अगर वो भारत की तरफ इस तरफ आ रहे थे, तो इस तरफ उन्होंने 2, एक तो ब्राह्मी का यूज़ किया और एक उन्होंने खरोष्टी का यूज़ किया। तो अलग अलग रीजन में उन्होंने अलग अलग क्या की थी, लैंग्वेजेस यूज़ की थी, ताकि लोगों ने पढ़ सकें और अशोक के बारे में जान सकें। ये उनके माइनर एडिक्ट्स हैं, जिसमें मैं फिर से बता दूं, गोल जो रॉक है, ठीक है ना, और जो आपके कौन से हैं स्तंभ है वो पिलर्स में। तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एक कालसी भी है, तो कालसी में याद रखना, कालसी उत्तराखंड में, ये नज़दीक है कहाँ पे, उत्तराखंड देहरादून में के पास में कालसी। तो ये आपका यहाँ पर क्या इनका रॉक एडिक्ट्स है, ये याद कर लेना। 13 रॉक एडिक्ट्स है टोटल इनके, जो सबसे मेन है। अच्छा, जेम्स प्रिंसेप की बात करें, वो व्यक्ति था जिसने 1837 में डिकोड कर दिया था किसको, ब्राह्मी को, और ये पता लगा देता कि कोई राजा है देवानप्रिय प्रियदर्शी। हालांकि इन्हें पता तो था अशोक, पर ये कंफर्म नहीं थे। बाद में जाके ये चीज़ कंफर्म होती है जब सिलोन जो पुराना नाम है किसका, श्रीलंका का। तो जो श्रीलंका में कुछ बोल सकते हैं एडिक्ट्स वगैरह थे, या जितना भी आपका क्या मिलता है बोल सकते हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो बुक्स थी, और जो अशोक के बारे में बता दी थी। बाद में जाके पता लग गया था कि देवानप्रिय प्रियदर्शी और किसी को नहीं बोला जा रहा, अशोक को ही बोला जा रहा है। तो याद रखना कि जो डिकोड किया था ब्राह्मी को और देवानप्रिय प्रियदर्शी अशोक के बारे में जो पता लगा था, उसमें बड़ा योगदान है किसका, जेम्स प्रिंसेप का 1837 में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। इसे बिग बियर भी बोलते हैं, और एक अर्सा माइनर भी, जिसे आपका स्मॉल बियर भी बोलते हैं। तो लिखा, इट इज़ द लार्जेस्ट नोन कॉन्स्टलेशन। तो हमारा जो बोल सकते हैं लार्जेस्ट नोन अगर जो है अभी तक, वो हाइड्रा है, नक्षत्र बोला जाता है। सप्तऋषि इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अर्सा मेजर, अर्सा मेजर का ही पार्ट है।
सप्तऋषि जो है वो अर्सा मेजर का ही पार्ट है, तो इट इज़ द लार्जेस्ट नॉन कॉन्स्टलेशन, तो ये तो गलत हो जाता है। सप्तऋषि इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अर्सा मेजर, ये भी गलत हो जाता है। इट इज मोर लाइकली टू बी द विजिबल फ्रॉम द नॉर्थन हेमिस्फीयर देन द सदर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ये बेहतर दिखता है। ये 7 जो आपके सप्तऋषि आप जानते हैं ना, सप्तऋषि मंडल है, ये क्या करते हैं, कलेक्ट होके किसकी तरफ, यानी कि साइन दिखाते हैं, ये दिखाते हैं पोल स्टार की तरफ, जैसे बोलते हैं आपको ध्रुव तारा की तरफ, ठीक है ना। और ध्रुव तारा का भी अपनी जगह नहीं बदलता, वो उत्तर की तरफ आपको देखने को मिलता है। और ये पुराने जमाने में क्या होता था कि जब शिप्स वगैरह चलती थी या कोई भी अगर क्या करना था, दिशा निर्धारण करना होता था, तो सबको ये पता होता कि जिस तरफ आपको ध्रुव तारा दिख रहा है वो कौन सी दिशा होती थी, उत्तर दिशा। उसी के आधार पर क्या होता, दिशाओं का ज्ञान लिया जाता था। दिशाओं के ज्ञान से रास्तों को पता लगाया जाता है। रात के टाइम पे, सुबह के टाइम पे तो आपका क्या होता है, सूरज के बता सकते थे कि जहाँ से उग रहा है वो पूरब है, जहाँ की तरफ जा रहा है पश्चिम है। तो तीसरा वाला सही है, तो थर्ड इज द ओनली राइट। पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है, अर्सा मेजर और द बिग बेयर इज अ कॉन्स्टलेशन द नॉर्थन स्काई, इट इज विजिबल थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम द नॉर्थन स्काई। तो ये किस तरफ दिखाई देता है, आपका उत्तर की तरफ दिखाई देता है। एंड अपेयर सर्कमपोलर अबव द मिड नॉर्थन लैटिट्यूड, तो ये कहाँ से दिखता है, सर्कमपोलर अबव द मिड नॉर्थन लैटिट्यूड से देखने को मिलता है। फ्रॉम द सदर्न टेम्परेट लैटिट्यूड द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्स्टलेशन कैन बी व्यूड। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि, सप्त 7 या ऋषि सागा जिसे बोला जाता है। Each star is representing one of the Saptarishi or the 7 sagas. It is group of the 7 stars out of form of the Ursa Major constellation. 7 तारों से मिलकर बनता है सप्तऋषि मंडल जिसे बोला जाता है हिंदी में, ठीक है ना। और वैसे ग्रीक फिलोसफर के हिसाब से उनका नाम अलग अलग है। इट वॉज वन ऑफ द ओरिजिनल 48 कॉन्स्टलेशन मेंशन इन द टॉलमी। टॉलमी ने 48 की बात की है, हालांकि जो अब बात चलती है वो लगभग आपके 80 या 88 के आसपास चलती है, ठीक है ना। टॉलमी जो थे ग्रीक फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे, 2nd सेंचुरी एडी के आसपास। द थर्ड लार्जेस्ट है, मैंने बता दिया कौन सा आपका, जो आपका अर्सा मेजर है, पहला बता दिया हाइड्रा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा कॉन्स्टलेशन ऑफ द नाइट स्काई। अगर थोड़ा सा आप इसे क्या करोगे, मैक्सिमाइज करोगे, जूम करोगे, तो यहाँ पे आपको अर्सा मेजर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिखता है, 7 से दिखता है, और फिर 7 आपके तारे हैं और जो कनेक्ट करते हैं, और लास्ट में डायरेक्शन शो करते हैं किसकी तरफ, आपका ध्रुव तारे की तरफ, पोल स्टार की तरफ। यहीं पे आपका अर्सा मेजर देखने को मिलेगा, अर्सा माइनर, ये अर्सा मेजर है और ये अर्सा माइनर है आपका यहाँ पर। इसके अलावा लिब्रा हो गया, कैनिस मेजर हो गया, हर्कुलिस हो गया, कोरोना बोरेलिस हो गया आपका, ठीक है ना, बूटीज हो गया, वर्गो हो गया। तो ये कई सारे आपके क्या कॉन्स्टलेशन यहाँ पे मौजूद है। अब बात करते हैं तो इसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, अर्सा मेजर जिसे बिग बेयर बोला जाता है, और अर्सा माइनर जिसको बोला जाता है आपका स्मॉल बेयर। तो ये आपका अर्सा माइनर है, देख लीजिए छोटा वाला, तो ये आपका पोल स्टार है यहाँ पर। ये हमेशा किस तरफ दिखता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में दिखता है आपको, हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखेगा। नीचे की तरफ आपका अर्सा मेजर है जिसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से देखने को मिलता है। रिकनेक्ट करते हैं, ये हमेशा डायरेक्शन किसकी तरफ शो करते हैं, आपका नॉर्थ स्टार की तरफ या ध्रुव तारे की तरफ। ये अर्सा मेजर है, देख लीजिए, ये अर्सा माइनर है। हिंदू अगर बोल सकते हैं, हिंदू साहित्य के या हिंदी साहित्य के हिसाब से देखा जाएगा तो ये सप्तऋषि मंडल जो है वो उसमें 7 ऋषियों को प्रेजेंट करता है। विश्वामित्र हो गए, वशिष्ठ हो गए, भारद्वाज, अत्रि, जमदग्नि, गौतम और कश्यप, ये 7 ऋषियों से सप्तऋषि मंडल बनता है। अच्छा, बात करें तो लिखा हुआ आगे क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द मून इज ओनली 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही है, करेक्ट ही पूछ रहा है। लगभग 27% है पृथ्वी के। नो इंडियन सिटीजन हैज एवर लैंडेड ऑन द मून्स। इंडियन ही क्या, अगर अमेरिकन के अलावा वहां पे कोई भी नहीं उतरा हुआ, तो ये दूसरा भी सही है। चंद्रयान फर्स्ट वाज द इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून, तो ये भी आपका सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों आपके क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। अच्छा, तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है, अवर अर्थ हैज द ओनली वन सैटेलाइट, जिसका नाम क्या, मून है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही है, आपका पहला सही हो जाता है। इट अपेयर्स टू द बिग बिकॉज इट हैज द नियर टू द अवर प्लैनेट। बिल्कुल सही है कि हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसकी जो दूरी है वो काफ़ी कम है, 3,84,400 एवरेज की क्या आपकी दूरी है, क्या बोलते हैं आपका, पृथ्वी से। और इसका जो आपका क्या होता है, मून जो मूव करता है ना अर्थ की, मतलब 27 दिन में क्या करता है, एक चक्कर मारता है किसका, पृथ्वी का। पर याद रखना ये अपना रोटेशन पीरियड, रोटेशन नहीं मारता, ये रेवोल्यूशन मारता है केवल, मतलब अपने अक्ष पे नहीं घूमता। इसलिए होता क्या है कि हमें सिर्फ इसका एक ही साइड दिखाई देता है, ये आप याद कर लेना। अच्छा, नो इंडियन हैज़ एवर लैंडेड ऑन द मून्स, सेकेंड सही है। बल्कि यहाँ तक कि द यूएस इज स्टिल द ओनली कंट्री दैट हैज़ पुट द पीपल इन द मून, ठीक है ना। द लास्ट मैन ऑन द मून नासा एस्ट्रोनॉट थे। अब याद रखना, पहली बार तो 1969 में गया था, जब आपका कोलंबिया, जब आपका कौन सा था, अपोलो 11 था। तो उसके थ्रू आपके कौन गए थे, जो आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ठीक है ना, और कौन थे आपके दूसरे, बज़ एल्ड्रिन, ये पहुंच गए थे। 1972 में जो गए थे वो जीन कार्नेन गए थे। तो इनका नाम जरूर याद रखना, उनका नाम तो सबको याद रहता है, किसका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का,
और बज एल्ड्रिन का। पर जो गए थे 72 में भी गए थे, जीन कार्नन गए थे, जिन्होंने क्या टच डाउन किया था उसे। द फर्स्ट मैन मिशन टू द मून वाज द बैक इन द 1969 बाय द नासा। मैंने बता दिया अपोलो मिशन। अपोलो में दो आपने याद रखना, एक तो 8 रखना है, एक रखना आपने अपोलो 11। अपोलो 11 में गए थे आपके नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। अपोलो 8 ने काफ़ी ज़्यादा पता लगाया था किसके बारे में, मतलब वो परिधि में पहुंच गया था, ऑर्बिट करने लग गया था किसको, मून को। इनफैक्ट टिल नाउ इंडिया हैज़ अ नो मैंड मिशन टू द स्पेस, अब तक नहीं है, पर हम ट्राई कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट मैंड मिशन होगा वो किसके लिए होगा, आपका स्पेस के लिए होगा, जिसका नाम है गगनयान। इसमें हमारी जो मदद कर रहा है वो रशिया और फ्रांस मेनली कर रहे हैं। 2022 तक इसके लॉन्च होने की संभावना है। इसमें जो आपके पर्सन लिए जा रहे हैं वो एयरफोर्स से लिए जा रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स से। अच्छा, अगर बात करें तो 3 इंडियन अब तक स्पेस में जा चुके हैं। एक राकेश शर्मा है, एक कल्पना चावला है, एक सुनीता विलियम्स है। राकेश शर्मा जो गए थे वो यूएसएसआर की तरफ से गए थे, और कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स से नासा की तरफ से गई हैं। तो ये आप याद रखना। स्पेस में पहुंच जैसे ही भारत क्या कर देगा, गगनयान को कंप्लीट कर देगा सक्सेसफुली, तो भारत चौथा देश बन जाएगा जो स्पेस में गया है। चंद्रयान फर्स्ट की बात करें 2008 में आपका लॉन्च हुआ था, इसने 2009 तक हमें काफ़ी सारी जानकारियां दी थी। 2 तरीके की लैंडिंग होती है, क्रैश लैंडिंग होती है, एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग। तो चंद्रयान फर्स्ट जो था उसने क्रैश लैंडिंग की थी वहां पर, और ये ऑर्बिट कर रहा था, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिली थी, चांद के बारे में जानने को मिला था। चंद्रयान 2 जो था वो 2019 की बात है। जो आपका हैवी लॉन्च व्हीकल हमारा मार्क 3 जिसे बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3 MKI, इसका हमने यूज़ किया था। हमने ऑर्बिटर भेजा था चंद्रयान 2 के नाम से, और एक प्रज्ञान भेजा था। प्रज्ञान ये आपका रोवर था, और एक था विक्रम, ये विक्रम साराभाई के नाम पे था विक्रम, और ये था आपका लैंडर। तो लैंडर इसने लैंड करना था, और जैसे लैंड करता उसके बाद क्या होता, आपका रोवर ने काम करना स्टार्ट कर देना था, और उसने क्या करना था, ये जाना था साउथ पोल की तरफ, जहाँ पर हमें क्या दिखा था कि वहाँ पर बर्फ जैसी कोई चीज़ हमें देखने मिली थी, जहाँ पर वाटर हम देख सकते थे। अगर ऐसा कर लेता भारत, तो ऐसा करने वाला भारत साउथ पोल में अगर पहुँच जाता तो पहला देश बन जाता, पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। विक्रम लैंडर से हमारा जो संपर्क था वो टूट गया था, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास संपर्क टूट गया था। आपने अगर देखा हो तो रात को ये चल रहा था, रात के टाइम की बात है। तो संपर्क टूटने के बाद पता लगा, तो बाद में पता लगा था कि उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। तो ये हमारा मिशन क्या रहा था, अनसक्सेसफुल रहा था। अब भारत को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है चंद्रयान 3 पे, जिसको लगभग 2022 से 2023 तक, नहीं सॉरी 2021 लास्ट तक बोल रहे थे, पर 2022 में क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। तो ऑर्बिटर तो हमारा सेट हो रखा है मून के ऑर्बिट में, तो फिर से हम क्या भेजेंगे, अपना लैंडर और रोवर इस बार भेजने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जैसे इस बार भेजे गए थे आपके मून मिशन, तो एक आपका कौन सा है, चांगी 5 है, ठीक है ना। जो चांगी 5 है वो चाइना का मिशन है, मिशन ये आप याद कर लेना। अच्छा ये देखो, जो मून होता है वो 2 कंडीशन में आता है, क्योंकि एलिप्टिकल शेप में क्या होती है आपकी, एक बार नज़दीक आएगा, एक बार क्या होगा, दूर होगा। एवरेज जो आपकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है, तो पैरी की होती है जब वो नज़दीक आता है पृथ्वी से। ये लगभग आपकी कितनी दूरी, तो ये लगभग आपके 3,56,500 किलोमीटर है। और एक आती है आपकी एपोगी कंडीशन, जिसमें क्या होता है, दूर होता है मून, तो ये लगभग 4,06,700 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलता है। एक और चीज़ है कि आजकल जो फिनोमेना आए थे, 6 मई की बात है, 6 मई की बात है कि कब की बात है, कि ब्लड मून देखने को मिला था, ब्लड मून कंडीशन देखने को मिली थी। ब्लड मून मतलब रेड मून कंडीशन देखने को मिली थी। तो रेड मून कंडीशन कब देखने को मिलती है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका कौन सा है, ये आपका कौन सा लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण है। तो इसमें क्या होता है कि 2 तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। सूर्य की एक तो सीधी रेज आती है इस तरीके से, और एक इस तरीके से जाती है, आप देख रहे हैं। तो बिल्कुल जो सीधी आती है वो इस तरीके की कंडीशन बनाती है यहाँ पर, और ये डार्क साइड होता है जिसे अम्ब्रा कंडीशन बोलते हैं। और इसी कंडीशन में देखने को मिलता है कि जो सबसे ज़्यादा आपका क्या बोलते हैं, पोल्स में या बोल सकते हैं आपके कॉर्नर्स में जो सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, डेविएट होता है कलर, वो होता है रेड। रेड की वजह से क्या होता है कि कुछ पार्ट्स लिए हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मून का कलर है जो डेविएट होता है उस समय वो रेड कलर देखने को मिलता है। और जो ये बिल्कुल आपका क्रॉसिंग में जा रही है, ये ऊपर की तरफ निकल जाती है, जो आपका लाइट साइड फॉर्म करती है, जैसे पेनुम्ब्रा कंडीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेनुम्ब्रा कंडीशन। और जो डार्क साइडेड होता है उसे अम्ब्रा बोलते हैं। और नीचे वाला जो आपका देखने को मिल रहा है सोलर एक्लिप्स है, यहाँ पर बीच में कौन आ जाता है आपका, यहाँ बीच में मून आ जाता है। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन बनती है कि बीच वाला जो पोर्शन है उसे अम्ब्रा कंडीशन बोलते हैं, और साइड ऑन कंडीशन जो लाइट वन साइडेड पार्ट होता है उसे पेनुम्ब्रा बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू नो बाय द मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल्स स्टार फ्रॉम योर प्लेस। ये पुराने जमाने से स्टार्ट किया जा रहा है। तो लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस मतलब लैटिट्यूड हम क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हमें हॉरिजॉन से देखना होता है, क्षैतिज से देखना होता है। तो लिखा हुआ है द सन एंड द मोस्ट ऑफ द स्टार चेंजिंग देयर पोजीशन इन द स्काई ओवर द टाइम। तो उनकी पोजीशन चेंज होती है, तो उनका क्या करना, उनका बोल सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना मुश्किल होता है। पर कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जैसे आपके क्या होते हैं जो बिल्कुल अपनी पोजीशन में पकड़े हुए रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं।
तो उनका क्या करना होता है कि उनको हम क्या कर सकते हैं, उनका एंगल ऑफ एलिवेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो हम जो निकालते हैं पोलर का निकालते हैं, पोलराइज को जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, या पोलराइज के थ्रू नॉर्थ स्टार को जो निकालते हैं वो आपका किससे निकालते हैं, लैटिट्यूड से निकालते हैं। तो लिखा विच ऑलवेज अपेयर्स टू द सिटिंग डायरेक्टली ओवर हेड द नॉर्थ पोल, इट टर्न्स आउट द योर लैटिट्यूड इज द एंगल एट द विच द पोलराइज अपेयर्स टू सिट अबव द हॉरिजॉन। द नॉर्थ स्टार हैव द एडवांटेज स्टेज फिक्स्ड इन द स्काई, बिल्कुल फिक्स्ड है एक हिसाब से, हमारे हिसाब से। तो द नॉर्थ स्टार हैज टू एडवांटेज नोन इन द सिंस द एंशिएंट टाइम, ये इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द एक्यूरेट नॉर्थ, ये बता देता है कि उत्तर दिशा किस तरफ है। सेकेंडली इसका इस्तेमाल किया जाता है ज्योग्राफिकल लैटिट्यूड निकालने के लिए। अब ये लैटिट्यूड किस तरीके से निकलता था, हाइट ऑफ द नॉर्थ स्टार की देखते थे हॉरिजॉन से, क्षितिज से, क्षितिज मतलब इस तरीके से। तो अब देख लीजिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये देख लीजिए ये आपका क्या है, कोई जहाज है, ये आपका हॉरिजॉन है, हॉरिजॉन पॉइंट मैंने सेट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका नॉर्थ स्टार है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये लाइन सेट कर दी। ये कैसे होती थी, काल्पनिक होती थी, और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, एल्टीट्यूड एंगल आपका फॉर्म्ड हो जाता था, जो लगभग लगभग आपका फिक्स होता था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया वोमेन गॉट द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज राइट्स विद दी, तो ये था जब आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड हुआ तब तक। उससे पहले तो आपका यूनिवर्सल एडल्ट था ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं था। जो था वो कैसा था आपका, बोल सकते हैं सेपरेटेड था। उसमें क्या होता था कि 1920 के आसपास क्या हो गए थे, अब मैं एक चीज़ बता दूं, 1920 के आसपास क्या था कि फीमेल्स को राइट्स मिलना स्टार्ट कर दिया था, जो आपकी यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनीज थी। राइट्स की जब पहले बात आती है, वोटिंग राइट्स की बात आती है, 1893 के आसपास माना जाता है भारत में। और पर वो उस समय जो आपका वोट देते थे वो लोग देते थे जो काफ़ी ज़्यादा हाई क्लास के होते थे, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता था, ज़मीन ज़्यादा होती थी, वो देते थे। पर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का जो कॉन्सेप्ट आया वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड होने के बाद ही आया था। अगर बात करें 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो 1989 लिखा हुआ है, 1988 आप याद कर लीजिए। अगर इसकी बात करें तो ये वो कॉन्स्टिट्यूशन था आपका 1988 का, ये था आपका राजीव गांधी के टाइम के आसपास का। तो इसमें क्या था कि पहले 21 साल जो आपकी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की एज होती थी, कि जो वोटिंग राइट्स मिलते थे, तो वोटिंग की जो एज थी वो कितनी थी, 21 थी, उसे घटाकर कितना कर दिया गया था, 18। आज भी 18 है। 18 साल बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका 18 साल कंप्लीट होते हैं आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ठीक है ना। इनेक्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लगभग लगभग 60% जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे जो प्रावधान लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए, इनेक्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले रखे। 1858 अलग था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो 61st अमेंडमेंट जो था उसमें 21 से 18 कर दी गई थी। तो ये आप याद रखना। ऐसा नहीं था कि उससे पहले वुमेन्स को क्या नहीं था, राइट नहीं था, पर यूनिवर्सल नहीं था, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज 21 ईयर्स और द लेटर विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कास्ट क्रीड एंड द जेंडर। सम ब्रिटिश एक्ट डिड इंक्रीज द लेवल ऑफ द इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन इन इंडिया बट दे नेवर इंट्रोड्यूस द यूनिवर्सल। ये देखो उन्होंने इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन तो स्टार्ट कर दिया था, पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उन्होंने कभी यानी कि स्टार्ट नहीं की। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द वुमेन। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे मुस्लिम्स को मिला था 1909 में, ठीक है ना, जो आपका कौन सा था, पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स थे। उसके बाद क्या हुआ था कि जो आपकी क्या थी माइनॉरिटीज़ को, उनको 1919 में मिला था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के थ्रू। उसी तरीके से वुमेन्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात हुई थी 1935 में। अच्छा बात करें कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे पहले वुमेन्स को राइट्स मिले थे वोटिंग के, तो वो देश था आपका न्यूजीलैंड। 1893 में स्टार्ट कर चुका था। उसके बाद फिनलैंड हुआ 1906, डेनमार्क 1915, आइसलैंड 1915, उसके बाद रशिया आता है 1917। ये तो रशियन जो रेवोल्यूशन था उसका टाइम था आपका। जर्मनी 1918 के आसपास था। यूनाइटेड किंगडम में 1918 के आसपास था। यूनाइटेड किंगडम की जितनी भी कॉलोनी थी वहाँ पर भी क्या होता था, वुमेन्स के राइट्स की बात होने लगी थी, वोटिंग राइट्स की। अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की तो वो भी 1920 के आसपास है। ब्राज़ील 1932, टर्की 1934, फ्रांस 1944, जापान 1945, इंडिया 1947। याद रखना है वो आपका क्या था, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो आता है वो कब आता है आपका, वो आता है आपका कब, 1947 में। तो लिखा बिकमिंग द रिपब्लिक इन 1947 वुमेन गेट द राइट टू वोट। ग्रीस जो था 1952 में था, और चाइना की बात करें 1953, और मैक्सिको की बात करें 1953। उसके अलावा हॉन्डुरास था 1955 में, और इजिप्ट था आपका 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। ये बिल्कुल आपका इक्वेटर की तरफ होता है, पर जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है आपका जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, जब वहाँ पे गर्मी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा इंटर ट्रॉपिकल जोन जो होता है वो शिफ्ट मारने लग जाता है ऊपर की तरफ। बात समझ में आई। और जैसे जैसे यहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में, वैसे वैसे वो आपका क्या करने लग जाएगा, शिफ्ट मारता है आपका किस तरफ, साउथ की तरफ। तो याद कर लेना, लिखा हुआ इट इज़ द लो प्रेशर जोन लोकेटेड इन द इक्वेटर वेयर द ट्रेड विंड्स कवरेज। बिल्कुल सही है कि आपका जो मिडिल वाला रीजन है वो लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि हवाएं जो चलती है ना, हवाएं एयर जो चलती है, सॉरी एयर बोल रहा हूँ, विंड जो चलती है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है।
तो जहाँ पर लो प्रेशर पैदा होता है, लो प्रेशर कैसा पैदा होता है, जहाँ पर हीट क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, तो आपकी गर्म हवाएं बनने लग जाती हैं, ठंडी हवा गर्म हवा में चेंज हो जाती है। उससे क्या होता है कि आपकी हवा ऊपर की तरफ उठने लग जाती है और नीचे आपका लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर बन जाता है तो क्या होता है कि हाई प्रेशर से आपकी क्या होती है, ठंडी हवाएं किस तरफ बहने लग जाती है, लो प्रेशर की तरफ बहने लग जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो लो प्रेशर जोन है, बिल्कुल सही है, इक्वेटर पे और ट्रेड विंड्स कवरेज यहाँ पे देखने को मिलता है। इन दिस जोन एयर टेंड्स टू डिसेंड, डिसेंड नहीं होता, असेंड फॉर्म में होता है। यहाँ पर चलती मतलब इस तरफ आती है, ना कि यहाँ से जाती है, तो ये वाला गलत हो जाता है आपका। इन जुलाई इट इज लोकेटेड अराउंड द 22-25 नॉर्थ लैटिट्यूड। मैंने बोला ना शिफ्ट मारता है, गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, ये थोड़ा शिफ्ट मारता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो बिल्कुल फिक्स नहीं है, जीरो, ये क्या करता है आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट मारता है। तो आपका तीसरा सही हो जाता है। तो आंसर जो आपका होगा 1 and 3 ये आपका राइट होगा। अच्छा पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स इज द लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर वेयर द ट्रेड विंड्स कवरेज एंड सो इट इज द जोन वेयर द एयर टेंड टू असेंड। तो बिल्कुल सही होगी, यहाँ की तरफ आती हैं हवाएं। इन जुलाई द आईटीसी जेट इज लोकेटेड अराउंड द 20-25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ओवर द गैंजेटिक प्लेन, समटाइम्स कॉल्ड द मानसून ट्रफ। याद रखना इसी टाइम पे क्या होता है, ये किस तरफ आ जाता है, गैंजेटिक प्लेन की तरफ आता है। इसी से क्या होता है कि जो आपका साउथ वेस्ट मानसून होता है ना, ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है बहुत तेजी से। This monsoon through encouraged the development of the thermal low over the north and the northwest India due to the shift of the ITC jet due to the apparent movement of the sun. The trade winds of the southern hemisphere cross the equator. उसको क्रॉस करती हैं 40 to 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ एंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपके करने लग जाता है। आपका चलना स्टार्ट हो जाता है साउथ वेस्ट किस तरफ, इस तरफ से, और किस तरफ चलता है, इस तरफ। और ये किस फॉर्म में होता है, कोरियस फोर्स। कोरियस फोर्स आपने जाना होगा, कोरियस फोर्स क्या होता है, ये बताता है आपके किसको, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स को, कि आपकी जो विंड्स होती है वो किस तरफ चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। किसके कारण से चलती है, जब पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पे घूमती है, अपने अक्ष पे घूमती है। तो ये सारा क्या होता है कि विंड्स किस तरीके से फॉर्म्ड होंगी, बात समझ में आ गई, विंड किस तरीके से फॉर्म्ड होंगी। तो इनके इसके बारे में कौन बताता है, कोरियस फोर्स इसके बारे में बताता है। अच्छा इट बिकेम्स द, अच्छा पृथ्वी जो है शायद से जो रोटेशन मारती है ना, वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से मारती है। एक सेकंड में 30 किलोमीटर आपका मूव करती कौन, पृथ्वी। अच्छा इट बिकम द साउथ वेस्ट मानसून इन द विंटर। अब अच्छा एक चीज़ याद रखना कि साउथ वेस्ट मानसून तो बन गया। अच्छा विंटर में क्या होता है कि आईटीसी जेट अब आपका नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, साउथ की तरफ। तो उससे क्या होता है कि अब आपका जो बनने लग जाती है, जो हवाएं चलती है वो नॉर्थ ईस्ट से चलती इधर से और चलती साउथ वेस्ट की तरफ, और इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। याद रखना जब साउथ वेस्ट से चलती है, ये 4 डायरेक्शन होती है ना आपकी, ये होती नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो ये वाला साइड ये हो गया साउथ वेस्ट, तो यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो ये होता है आपका ऊपर की तरफ चलता है, तो गर्मियों में आता है यहाँ से मानसून। तभी तो केरल से स्टार्ट हो जाता है जून में और ऊपर की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। और सर्दियों में क्या होता है, उल्टा जाता है ऐसे, इसी की वजह से आईटीसी जेट के डिफ्लेक्शन की वजह से। तो नीचे की तरफ जाता है तो नॉर्थ ईस्ट से कहाँ जाता है, साउथ वेस्ट की तरफ जाता है, तो उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो याद कर लेना, कन्फ्यूज मत होना दोनों में। साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट जो मानसून है वो आपका गर्मियों में, नॉर्थ ईस्ट जो आपका सर्दियों में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देख लीजिए ये आपके, देखो ये है आपका इक्वेटर, यहीं पे आपका क्या होता है, आईटीसी जेट फॉर्म्ड होता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन फॉर्म्ड होता है। अब मैंने बताया गर्मी के हिसाब से क्या करता है, उस तरफ शिफ्ट होता है जिस तरफ गर्मी ज़्यादा होने लग जाती है। जैसे जून जुलाई के आसपास क्या होती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मियाँ बढ़ जाती हैं, तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। और क्या होता है कि दिसंबर जनवरी के आसपास क्या होता है, नीचे की तरफ गर्मी बढ़ जाती है, साउथ में बढ़ जाती है, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब इक्वेटर पे हमेशा लो प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधे पड़ती हैं। सीधी पड़ने से क्या होती है, लाइट सीधी पड़ने से यहाँ पर क्या होती है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज रहता है। इंक्रीज होता है तो यहाँ पर जो विंड होती है, मैंने बताया कि वो क्या होती है आपकी, विंड ऊपर की तरफ उड़ जाती है, मतलब हवाएं किस में बदल जाती हैं आपकी, गर्म हो जाती हैं। कैसे होती है, हॉट हो जाती हैं। जैसे कि बन जाता है आपका लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, नीचे की तरफ लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो फिर क्या होती है, उसके कंपैरिजन में इस तरफ, इस वाले रीजन में 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से, यहाँ पे कंपैरिजन में आपकी जो हवाएं होती है थोड़ा ठंडी होती हैं, और वहाँ पर ठंडी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर जोन बन जाता है। अब मैंने बोला कि हवाएं जो चलती हैं वो हमेशा कहाँ चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। तो हवाएं फिर किस तरफ शिफ्ट मारती है, इस तरफ। जो पृथ्वी घूमती है वो कहाँ की तरफ घूमती है, तो देखो ये आपका क्या ईस्ट है और ये आपका क्या वेस्ट है। तो मैंने बताया था क्योंकि सूर्य किस तरफ देखने को मिलता है, ईस्ट टू वेस्ट जाता है। कोरियस फोर्स ये तो बताता है कि जब क्या करती है पृथ्वी, क्या करती है, रोटेट करती है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, तो इस तरफ घूमती है। किस तरफ घूमती है, ऐसे में घूमती है। तो हवाएं जो चलती है वो विपरीत दिशा में चलती है, ऐसे ऐसे, ये अंदर की तरफ आ जाती है ऐसे। तो ये देखो ये हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर की तरफ आपकी हवाएं चढ़ने लग गई, तो इक्वेटर की तरफ चढ़ने लग जाती है। अब ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लो प्रेशर फिर से क्या होता है, यहाँ पर क्या बनने लग जाता है, आपका लो प्रेशर बनता है किस तरफ, पोल्स की तरफ। आपका क्या बनता है, पोल्स की तरफ नहीं बोलेंगे, पोल्स में तो हाई रहता है, पर आपका 60 डिग्री के आसपास क्या होता है, कंपैरिजन में बोल रहा हूँ। आप तो बोलोगे यहाँ पे तो ठंडा होता है, नहीं, पोल्स के हिसाब से यहाँ पर गर्म है, पोल्स के हिसाब से यहाँ पर पोल्स है ना,
पोल्स के हिसाब से जो 90 डिग्री के आसपास होता है, पोल्स के हिसाब से ये 60 डिग्री का रीजन कैसा हो जाता है, लो प्रेशर में आ जाता है। फिर क्या होती है हवाएं, फिर क्या होती है यहाँ से भी हाई प्रेशर से किस तरफ चढ़ने लग जाती है इधर, और पोल्स में क्या रहता है वहाँ पर भी हाई प्रेशर हो तो बीच में आ जाती है इस तरीके से। तो आसान है देखो बनाना, यहाँ पे पहले देखो लो प्रेशर बनाओ, यहाँ पे लो प्रेशर, फिर दो जगह हाई प्रेशर दिखाओ 30 डिग्री के आसपास, फिर 60 पे लो प्रेशर दिखाओ, और फिर पोल्स की तरफ 90 डिग्री पे क्या दिखाओ, हाई प्रेशर दिखाओ। बस इतना याद रखना कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या करना है आपने, डायरेक्शन रखनी विंड्स की, और हमेशा किस तरफ रखोगे, बाएं से दाहिने हाथ की तरफ, सॉरी दाहिने से बाएं हाथ की तरफ आप क्या रखोगे, इसकी क्या रखोगे, डायरेक्शन रखोगे, उल्टा उल्टा डायरेक्शन रखना कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करती है पृथ्वी घूमती है, तो उल्टी डायरेक्शन रखनी इस तरीके से। बस ये याद कर लेना। यहाँ पर भी ये दिखा रखा है, तो कुछ सेल्स में बांटा जाता है। जो बीच वाला जो रीजन होता है ITCZ का जो रीजन है उसे डोल्ड्रम रीजन बोला जाता है, ये याद रखना। 0 डिग्री के आसपास होता है, 0 से लगभग ये वेरी करता है 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ की तरफ, और यहीं पे आपकी क्या चलती है, ट्रेड विंड्स चलती है। बात समझ में, ट्रेड विंड्स काफ़ी ज़्यादा कैसी होती है, आपकी टर्बुलेंस जो होता है वो कम देखने को मिलता है व्यापार के लिए। जब क्या बोलते थे पुराने ज़माने में व्यापार किया जाता है जहाज़ों की मदद से, तब ये विंड्स होती थी या सहायक मानी जाती थी। तो इस वाले रीजन को डोल्ड्रम बोला जाता है, ITCZ यानी बीच वाला इक्वेटर वाले रीजन को। और ये जो आपकी नॉर्थ ट्रेड, जो आपका नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं, ये फॉल करती हैं हेडले सेल्स में। इसके बाद जो आता है आपका हॉर्स लैटिट्यूड आता है लगभग 30 डिग्री के आसपास, ये वो रीजन है जहाँ से हवाएं क्या होती हैं आपकी, ये हाई प्रेशर जोन होता है जहाँ से हवाएं आपकी लो प्रेशर की तरफ चलती हैं दोनों दिशाओं में। बात समझ में आई, डोल्ड्रम की तरफ तो आती हैं, हॉर्स लैटिट्यूड से जाती हैं दोनों दिशाओं में, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है ना, ये याद कर लेना। और ये होती है यहाँ पर चलती है आपकी वेस्टर्न रीज, कौन से चलती है, वेस्टर्न रीज। क्यों वेस्टर्न रीज क्यों चलती है, क्योंकि यहाँ से हवाएं क्या होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं, वेस्ट से कहाँ जाती है, ईस्ट की तरफ, इसे क्या बोला जाता है, वेस्टर्न रीज बोला जाता है। और ये कौन से सेल में फॉल करती हैं, तो ये फेरल सेल्स हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, डोल्ड्रम वाला रीजन जो है जहाँ पे ट्रेड विंड चलती है हेडलेस सेल्स हैं, वहीं अगर हॉर्स लैटिट्यूड की बात करें जहाँ पे वेस्टर्न रीज चलती है फेरल सेल्स में फॉल करती हैं। ऐसे याद कर लेना, हेडले फिर फेरल, और फिर लास्ट में पोलर। इनको तो याद करने की जरूरत नहीं है, पोलर आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ की तरफ तो अंदर की तरफ आती है, ठीक है ना, यहाँ पर। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, यहाँ पे पोलर ईस्टर्नलीज चलती है। बात समझ में आ गई। तो नॉर्थ ट्रेड विंड्स ये भी ईस्टर्नलीज होती हैं, इन्हें भी ईस्टर्नलीज ही बोला जाता है, ईस्टर्नलीज बोला जाता है। उसके बाद वेस्टर्नलीज होती हैं, फिर क्या होती है, ईस्टर्नलीज होती हैं। सेल्स ऐसे याद कर लोगे, HFP, हेडले, फेरल और पोलर, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना, या PF ऐसे कर लो, ऊपर से याद कर लो PFH, प्रोविडेंट फंड ऐसे याद कर लो, प्रोविडेंट फंड, और फिर एस तो छोड़ ही दोगे आप लोग। नेक्स्ट चलते तो मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे डोल्ड्रम है, तो डोल्ड्रम कौन सा रीजन है जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं, ITCZ वाला रीजन है इक्वेटर। वहीं अगर हॉर्स लैटिट्यूड और सब ट्रॉपिकल हाई और सब ट्रॉपिकल हाई दोनों हॉर्स लैटिट्यूड में बात करें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव वे टू, कितना हो गया टाइम, अच्छा, which of the following are effective way to protect the oneself from the getting infected by the communicable diseases, improving the scientific। अच्छा देखो communicable disease में मतलब जैसे आपका कोरोना है तो इससे बचने के चांस क्या है, तो improving the sanitation, साफ सफाई रखना, ड्रिंकिंग वाटर इन द लोकेलिटी, ठीक है ना। तो इंप्रूव करना सैनिटेशन और ड्रिंकिंग को, बिल्कुल सही है। आइसोलेटेड इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है आपका उसको क्या करना, आइसोलेट कर देना, उसे अकेला रख देना, ये तो कर रहे हैं, आइसोलेट कर देना, बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग सॉल्ट इनटेक इन द फूड, खाने में नमक की मात्रा ज़्यादा कर देना, ये कोई तथ्य बना, नहीं तो। अच्छा, यूजिंग ओनली न्यू सिरिंजेस फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिस्पोजिंग ऑफ ओल्ड एंड यूज, बिल्कुल सही है। जैसा अभी क्या लग रही है, वैक्सीन लग रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही सिरिंज यूज़ की जा रही है। आपका क्या होता है कि एक सिरिंज यूज की उसे डिस्पोज कर दिया, ट्रांसफ्यूज करके डिस्पोज कर दिया, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर जो बनेगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ बनेगा, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं मुझे आपको, तो ये लिखा हुआ है, पढ़ लेना। जैसे कोविड-19 के टाइम पे ये चल रहा है तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कुछ। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंट्रीज हैव द मैक्सिमम टाइम डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो ब्राजील और साउथ अफ्रीका की अगर बात करें, लोकेशन आपको पता होगी कहाँ पर है। इंडिया ब्राजील की बात करें, आइसलैंड चाइना की बात करें, तो पहले तो आपको मैप पूरी तरीके से याद होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर ये कंट्रीज़ हैं। और ऑस्ट्रेलिया अलास्का की बात करें तो यहाँ पे साफ पता लग जाता है, ऑस्ट्रेलिया जो आता है बिल्कुल वो आता है आपका कितना 1 डिग्री ईस्ट की तरफ, और अलास्का जाता है 180 डिग्री वेस्ट की तरफ जाता है लगभग। तो इनके बीच में सबसे ज़्यादा टाइम गैप आ जाता है, जैसा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, तो ये तो पढ़ लेना, ठीक है। एक और चीज़ जैसे होता क्या है कि जो टाइम का जो देखने मिलता है, कौन सी होती है आपकी, तो लॉन्गिट्यूडनल, कौन सी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्यों लिख रहा हूँ मैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं ना, देशांतर को लॉन्गिट्यूडनल ही बोलते हैं शायद से, देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, लॉन्गिट्यूडनल। एक तो लैटिट्यूड्स होते हैं, हाँ लॉन्गिट्यूडनल ही बोलते हैं, ट्यूडनल, ठीक है ना, जो ऐसी होती है ऐसे खड़ी।
बात समझ में आई। अब होता क्या है कि ये टोटल जो होता है 360 डिग्री को कर देते हैं, 360 डिग्री कितने 24 घंटे में। उससे क्या होता है कि आपका 1 घंटे में कितना आ जाता है, 24 से भाग देते हैं 15 डिग्री आ जाता है। और अगर बात करें तो 1 डिग्री की जो वैल्यू आती है, 1 डिग्री कितनी होती है 15 डिग्री का 1 डिग्री की जो होती है वो होता है 4 मिनट के आसपास। कितना होता है 4 मिनट के आसपास। मतलब 1 डिग्री का जो आपका क्या होता है, आप इस तरफ जाओगे या इस तरफ जाओगे, कर लोगे ना, भाग दे दोगे, 24 का भाग दे रहे हो, 24 कम 24, 12 120, 24 5 120। और फिर 1 डिग्री निकालोगे तो 60 मिनट, 60 का 15 में भाग दो, 15 चौको 60, तो 4 मिनट आ जाएगा आपका। तो हर 1 डिग्री शिफ्ट मारने पे 4 मिनट का क्या आता है, अंतर आता है। अगर ग्रीनविच मीन टाइम की बात करें, जैसे यहाँ पर है, ये पढ़ लेना, तो यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखो ये है आपका GMT, ये ग्रीनविच मीन टाइम माना गया है। तो ये बिल्कुल कहाँ से जाता है आपका, ये ग्रीनविच से जाता है, जो आपका कहाँ पर है, लंदन, आपका UK के पास से जाता है, यहाँ से गुजरती है ये लाइन ऐसे। तो ये 0 है। अब जानते हैं सूरज जो उगता है वो यहाँ से उगता है, सूरज जो उगता है यहाँ से उगता है। तो इस तरफ जो टाइम है वो प्लस में चलता है, और इस तरफ जो टाइम चलता है यहाँ माइनस की तरफ चलता है। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये पहले आ जाता है यहाँ पर ना, सबसे पहले कहाँ आता है, जापान की तरफ आ जाता है, सबसे लास्ट में यहाँ पर आता है। अब होता है क्या है कि यहाँ पे 180 डिग्री ईस्ट है, यहाँ पे 180 डिग्री के आपका वेस्ट है, जो एक ही लाइन में क्या करता है, आपका फॉल कर देता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने याद करनी है यहाँ से, कि आप भारत का देखेंगे तो यहाँ पर भारत है, यहाँ पर क्या आपका भारत है। भारत जो आता है लगभग 5, भारत का जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो आपको पता होगा कितना है, वो है आपका कितना, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना, +530 आगे। इसका मतलब समझते हैं, +530 का मतलब होता है कि ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे हमारी घड़ी की होती आगे होती है। बात समझ में। मान लो कि अगर यहाँ पे 12 बज रही दिन की लंदन में यहाँ पर, तो भारत में कितनी बज रही होंगी, 5:30 बज रही होंगी शाम की। ये याद कर लेना, आसानी समझना। अब उसने बात की थी, जैसे ऑप्शन लिखा हुआ था, कि ऑप्शन क्या क्या दे रहा था, ऑप्शन लिखा हुआ था एक ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। तो लोकेशन पता होनी चाहिए। ब्राज़ील देखेंगे तो ब्राज़ील यहाँ पर है। साउथ अफ्रीका की अगर बात करें, साउथ अफ्रीका यहाँ पर है आपका, सॉरी यहाँ पर है आपका। तो ये देखो गैप कितना है, कम है ना। अच्छा, दूसरा जो ऑप्शन था वो क्या था, दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो भारत और ब्राज़ील, तो ये भी देख लेते हैं। भारत और ब्राज़ील की बात करें तो ये ब्राज़ील है और ये भारत है, तो मतलब इसे नीचे ला देंगे तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, ठीक है, ये गैप हो गया। तीसरा कौन सा था, तीसरा था आपका कौन सा, आइसलैंड और चीन, और चौथा था ऑस्ट्रेलिया और अलास्का, ठीक है, आइसलैंड और चीन। तो आइसलैंड है आपका इस तरफ, यहाँ पर देखने को मिलता है, इस तरफ है आइसलैंड, यहाँ पर इस पिक्चर में कहीं दिखा रखा, ये आइसलैंड है आपका। और यहाँ पर आपका कौन सा, यहाँ पर आपका चाइना, तो ये गैप बन गया। और एक चौथा है आपका कौन सा, उसने बोला अलास्का, ये हो गया अलास्का, ये USA का पार्ट है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो आप गैप देख रहे हैं, ऐसे नहीं, ये देखो गैप देखो कितना बड़ा है। तो इससे पता लग रहा है, होता क्या है कि यहाँ पर जाएंगे तो GMT से लगभग ये -10 के आसपास है अलास्का। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो +8 पे। तो जो गैप बन जाता है वो कितने का बन जाता है, +8 और -10, लगभग 18 घंटे। अगर आप आओगे ना वापस, यहाँ से देखो, यहाँ से 10 +8 है, यहाँ से पीछे की तरफ जाओगे -10 है, -10 को यहाँ पे आने के लिए +10 होना पड़ेगा, और फिर आगे की तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो लगभग 18 घंटे का अंतर है, ठीक है ना। यहीं पे आपकी कौन सी इंटरनेशनल डेट लाइन क्या करती है, फॉल करती है, जो 4 जगह में आपकी डिविएट होती है। डिविएट करने का राज क्या होता है कि उन्हें कहीं से भी, यानी कि लैंड से नहीं ले जाना होता। इंटरनेशनल डेट टाइम होती है ना, इंटरनेशनल डेट टाइम, तो लगभग 4 जगह पे डिफ्लेक्ट करती है। कारण है उसका, वो कैसी सीधी नहीं है, ये 180 डिग्री पे, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक ही जगह पे, तो क्या करती, 4 जगह में डिफ्लेक्ट करती। कारण क्या है, लैंड से नहीं गुजार सकते, सागरों से गुजारना होता है। लैंड से गुजारेंगे तो वही एक ही जगह पे क्या हो जाएगा, टाइम आपका जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अर्थ क्रस्ट। तो लिखा हुआ था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज फॉर्म ड्यू टू द बैलिस्टिक रॉक्स। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है ना, वो हमेशा ग्रेनाइट से बनी होती है। कॉन्टिनेंट अभी बताऊंगा, ये ग्रेनाइटिक होती है आपकी। और जो ओशनिक फ्लोर होता है वो आपका बैलिस्टिक होता है। तो ये दोनों तो गलत हो गए। अच्छा, तीसरे इट इज़ द आउटर थिन लेयर, सबसे बाहर की होती है। थिकनेस जो होती है 200 नहीं, थिकनेस जो होती है 70 के आसपास होती है, 70 किलोमीटर से लगभग 100 के आसपास होती है। मान के चलो आप इतना, मतलब इतना जाता है। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो बोल रहा है इज़ नॉट करेक्ट, तो ABC मतलब तीनों ही गलत है। गलत की बात बोल रहा है ना, तो तीनों गलत है। चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो लिखा हुआ था क्रस्ट इज द आउटर थिन लेयर विद द टोटल थिकनेस ऑफ नॉर्मली बिटवीन द 30 to 50। तो तीसरा गलत हो गया। देखो कॉन्टिनेंट आर द कंपोज। अब जो कॉन्टिनेंट जो क्रस्ट होती है वो लाइटर सिलिकेट्स की बनी होती है, और उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम आपको देखने को मिलता है। जो सियाल होता है, जो आपका केमिकल कंपोजिशन होता है, जैसे आपका जो फिजिकली कंपोजिशन होता है क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, पर जब केमिकली करते हैं तो सियाल, सीमा और निफे देखने को मिलता है। सियाल में क्या होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का आपका कंटेंट देखने को मिलता है। तो ये जो मेनली बनी होती है वो किसका बनी होती है, ग्रेनाइटिक की बनी होती है, ग्रेनाइट रॉक्स होती है। ग्रेनाइट जो होती है और जो बेसाल्टिक होती है, दोनों पार्ट है किसका, आपका इग्नेस रॉक्स का।
ग्रेनाइट में बस इतना होता है कि जो सिलिका कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है और बेसॉल्ट में क्या होता है, कम होता है। आगे बता दूंगा अभी आपको। अच्छा दोस्तों, ओशन आर द हैविंग द हायर सिलिकेट सच एज द सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो ये सिलिका और मैग्नीशियम सीमा से बनी होती है और ये बेसॉल्टिक फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। तो मैं बता दूं, अगर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करें तो 3 लेयर्स होती है मेनली। एक होती है क्रस्ट जो लगभग 5 से लेकर 70 किलोमीटर के आसपास होती है। मेंटल होती है लगभग 2850 किलोमीटर तक जाती है नीचे तक। उसके बाद कोर आती है। कोर को 2 भागों में तोड़ा गया। कारण क्या है, एक आउटर कोर है, एक आपकी इनर कोर है। आउटर कोर लगभग 2200 किलोमीटर की तक जाती है और एक जो आपकी इनर कोर है लगभग 1270 किलोमीटर तक है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है। अब इसको 2 में क्यों बांटा कि जो आउटर कोर है वो आपकी किस में है, लिक्विड फॉर्म में, और जो इनर कोर है वो सॉलिड हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे हाई टेम्परेचर आ जाता है और हाई प्रेशर भी आ जाता है। और हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो होती है वो लिक्विड क्या हो जाता है, आपका सॉलिड में चेंज हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है ना। तो किस में चेंज हो जाता है, आपका सॉलिड में चेंज हो जाता है। ये जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है आउटर कोर, इसी की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी का अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है। ये याद करना। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ पार्ट है, जैसे आपका ये देखो कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर क्या ओशंस हैं, हाइड्रो। अब इसको भी दो में बांटा जाता है। एक होता है एटमॉस्फेयर होता है जो ऊपर होता है, एक हाइड्रोस्फीयर होता है जो क्या होता है आपका पानी में होता है। एस्ट्रोनोस्फीयर की अभी बात कर लेंगे। क्रस्ट की अगर बात करें तो 2 फॉर्म में होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है जो कहाँ, महाद्वीपीय जिसे बोलते हैं आपका क्रस्ट होती है, और एक होती है ओशन में। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है मेनली वो ग्रेनाइट की बनी होती है और ओशनिक जो होती है वो बेसॉल्टिक फॉर्म में होती है। अच्छा, इनके लिए जो इनको अलग करती है उसके लिए क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी होती है। तो मैंने इसको इस तरीके से याद कर रखा है, कमरगुल। कमरगुल तो ये क्या होता है, क्रस्ट है तो क्रस्ट को 2 भागों में तोड़ दिया। तो क्रस्ट हो गया आपका कौन सा, ये हो गया अपर। यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिख दिया, पहले मैं ऐसे तोड़ देता हूँ, क्रस्ट है ना, तो क्रस्ट को मैंने क्रस्ट को तोड़ दिया, क्रस्ट, इसको मैंने तोड़ दिया अपर लोअर। फिर मैंने मेंटल किया, मेंटल को मैंने तोड़ दिया अपर लोअर। और फिर मैंने कोर को कर दिया, कोर को मैंने क्या कर दिया, अपर लोअर में तोड़ दिया। तो जो यहाँ पर बनती है वो बनती है कॉनरड, फिर यहाँ पर जो बनती है मोहरोविक, यहाँ पर जो बनती है आपकी रैप्टी, यहाँ पे जो बनती है गुटेनबर्ग, और यहाँ पे बनती है लेमन। ये याद कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी है इनके बीच की, क्या है ये, मतलब 2 लेयर्स के बीच में क्या करती है, डिफरेंस पैदा करती हैं। ठीक है ना। तो याद कर लेना कॉनरड, मोहरोविक, रैप्टी, गुटेनबर्ग और लेमन, इस तरीके से याद कर लेना। अच्छा, ये लिथोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर जो होता है, जो आपका क्या होता है, क्रस्ट और अपर मेंटल वाला जो सॉलिड पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, आपका लिथोस्फीयर बोलते हैं। एस्ट्रोनोस्फीयर बीच में आता है आपका। ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है क्रस्ट के बारे में, और ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर इन द अर्थ मेकिंग द 0.1 to 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम्स। केवल 0.5% से लेके 1% तक आपका क्या है, अर्थ का वॉल्यूम क्या करता है, कंटेन करता है अपने अंदर। और इसका जो आपका मास है लगभग 1% से भी क्या है, कम है। डेंसिटी की बात करें तो लगभग 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर ये लगभग 5.51 तक जा सकता है। और इसकी अगर रेंज देखेंगे तो लगभग 5 से लेकर 30 किलोमीटर तक ये आपके ओशनिक क्रस्ट में देखने को मिलती है मोटाई, और 50 से लेकर 70 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में देखने को मिलती है। अच्छा, कई कई जगह पे जैसे आपका क्या होंगे, जो मेजर माउंटेन सिस्टम होते हैं वहाँ पर जो लंबाई चली जाती है, क्रस्ट की जो ऊंचाई चली जाती है वो लगभग 70 से 100 किलोमीटर चली जाएगी, क्योंकि आप मोटाई बढ़ रही है ना धीरे धीरे क्या, और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये 70 से 100, इसलिए मैंने बोला था कि आप मोटा माटी याद करना कि जो क्रस्ट होता है वो लगभग 70 से 100 तक चला जाता है। ठीक है ना। अच्छा, टेम्परेचर जो होता है लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास क्या होता है, इसका होता है अपर पार्ट का, क्रस्ट का। अच्छा, जो मेटेरियल जो बने होते हैं, आउटर कवरिंग जो होती है क्रस्ट की, वो सेडिमेंट्री मटेरियल से बनी होती है, आगे बता दूंगा। और अगर बिलो चलेंगे, नीचे नीचे चलते जाएंगे तो नीचे की तरफ जब जाएंगे पृथ्वी के अंदर की तरफ, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म, इग्नेस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स वहाँ पे देखने को मिलती है, एसिडिक इन द नेचर फॉर्म में। अच्छा, जो लोअर लेयर होती है क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ द बेसाल्टिक होती है, अल्ट्रा बेसिक रॉक्स होती है। कॉन्टिनेंटल आर कंपोज ऑफ द लाइटर सिलिकेट्स, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। याद रखना कॉन्टिनेंट जो होता है उसमें लाइटर सिलिकेट्स होते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, सियोल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, और जो आपका ओशन में होता है वहाँ पे हैवियर सिलिकेट्स होते हैं, तो उसमें मैग्नीशियम भी होता है, तो याद कर लेना। अब कॉन्टिनेंट मैंने बता दिया, तो वो क्या होता है आपका, उसमें होता है आपके कौन सा, ग्रेनाइट होता है, और जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो मेनली बेसाल्टिक होती है। तो ये लिखा तो कॉन्टिनेंट क्रस्ट इज कंपोज ऑफ द लाइटर सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स लाइक द ग्रेनाइट्स, और ओशनिक जो होती है वो आपकी किससे बनती है, वो बनती है आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट्स से, इग्नेस रॉक्स लाइक द बेसाल्ट। ये इग्नेस रॉक्स के क्या पार्ट है, ग्रेनाइट और कौन, बेसाल्ट, आग्नेय चट्टाने के। कभी पूछा जाएगा कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन चीज़ पाई जाती है, तो आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, तो गैस है। उसके बाद सेमी मेटल आता है सिलिकॉन 27.7%, फिर आपकी मेटल आती है एल्यूमिनियम। तो अगर पूछा जाता है भाई वो कौन सी मेटल है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, एल्यूमिनियम बोल देना। सेमी बोला जाएगा तो सिलिकॉन बोल देना, सबसे ज़्यादा मात्रा में बोलेगा तो ऑक्सीजन बोल देना। उसके बाद आयरन है, उसके बाद कैल्शियम है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से आ जाता है। तो ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इन द आपका पाई चार्ट में। अच्छा, बोरोविक डिसकंटिन्यूटी के बारे में मैंने बता दिया था।
ठीक है ना। ये आपकी कॉनराड के बाद आती है, जो मेनली देखने को मिलती है कहाँ पे, क्रस्ट और मेंटल में, मतलब ये जो लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल है वहाँ पे देखने को मिलती है। तो मोहरोविक डिस्कंटिन्यू फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड द एस्थेनोस्फीयर। यहाँ क्रस्ट और नीचे की तरफ आपका जो होता है एस्थेनोस्फीयर होता है मेंटल, अपर मेंटल के ऊपर में, वेयर देयर इज अ डिस्कंटिन्यू द सेस्मिक वेलोसिटी देखने को मिलती है। इट ऑक्योर्स एन एवरेज डेप्थ ऑफ द कितना है, लगभग 8 किलोमीटर है और बीनीथ है ओशन बेसिन्स में, और अगर कॉन्टिनेंटल सर्फेस में बात करेंगे 30 किलोमीटर तक ये जाता है। द कॉज ऑफ द मोहो इज द टू बी द चेंज इन द रॉक कंपोजिशन फ्रॉम द, ठीक है, फेल्डस्पार इन द टू द, ठीक है। आगे चलते हैं, लिथोस्फीयर आता है। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, क्रस्ट का पार्ट होता है 10 से लगे लगभग 200 किलोमीटर तक इसकी होती है, थिकनेस वेरी कर देती है। ये क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल के आसपास आता है, ठीक है ना। और लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स, lithospheric plates, and the movement of these tectonic plates cause the large scale change in the earth geological structure, folding and faulting दोनों देखने को मिलती है। फोल्डिंग आपने देखी होगी माउंटेन्स की फोल्डिंग, जैसे हिमालय तो फोल्डिंग माउंटेन्स है, इस तरीके की फोल्डिंग बनने लग जाती है। अच्छा, द सोर्सेज ऑफ हीट दैट ड्राइव्स प्लेट द टेक्टोनिक प्रीडोमियल, ठीक है, और रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द यूरेनियम, थोरियम एंड द पोटेशियम यहीं पर देखने को मिलता है अर्थ क्रस्ट और मेंटल में। अच्छा, मेंटल आता है तो लगभग 83% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा पार्ट है, और 67% ऑफ द अर्थ मास है, ये याद कर लेना, लगभग 2900 किलोमीटर तक ये जाता है। और इसकी जो आपकी क्या है, बोल सकते हैं कि डेंसिटी 2.9 टू 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक जाती है। कई कई जगह पे जो होता है, यहीं पर आपका एस्थेनोस्फीयर भी देखने को मिलता है, कई कई जगह आपका 3.3 टू 5.7 भी चला जाता है। यहाँ पर जो मेंटल बनी होती है वो सिलिकेट रॉक की बनी होती है, और आयरन यहाँ पे होता है, मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें कंपोनेंट्स, तो आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज़्यादातर देखने को मिलता है, 45, 21 और 23% के हिसाब से। टेम्परेचर जो वेरी करता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, कोर्स मेंटल और कोर तक, मतलब अपर मेंटल से लेकर जो आपका लोअर मेंटल तक है, जो कोर को टच करता है, वहाँ तक का कितना चल जाता है, टेम्परेचर 4000 चला जाता है। ये सबसे बड़ी लेयर होती है आपकी, तो ये आप याद कर सकते हैं। हाई प्रेशर भी होता है यहाँ पे, तो अभी मैं बता दूंगा इसके बारे में। फिर आता है एस्थेनोस्फीयर, अभी बता दिया था, मतलब 80 टू 200 किलोमीटर के आसपास होता है, हाईली विस्कस होता है, मैकेनिकल वीक है ना, डक्टाइल। यहाँ पर क्या होती हैं आपकी मेटल्स होते हैं, डक्टाइल मतलब कैसे होती है, जो मुड़ जाती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, ये आप याद कर लेना। अच्छा, और कुछ है यहाँ पे, ठीक है ना, मेन सोर्स। अच्छा, मैग्मा जो होता है ना, इसका मेन सोर्सेज है एस्थेनोस्फीयर के बनने का। अच्छा, आउटर कोर जो आता है, आउटर कोर बाहर वाला जो आता है, ये किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, याद रखना, किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसमें जो होता है वो आयरन होता है और निकल होता है, निफे जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, सियालसी मानिफे केमिकल कंपोजिशन। और यहाँ पर डेंसिटी जो देखने को मिलती है लगभग 9.9 टू 12.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिलती है। और इसका जो टेम्परेचर है इनर कोर की तरफ, वो 4400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है, तो ये आप याद कर लेना। अच्छा, एक और चीज़ है, डायनामो थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि कन्वेक्शन इन द आउटर कोर कंबाइंड विद द कोरियोलिस इफेक्ट, जब पृथ्वी घूमती है ना तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है, और यहाँ पर क्या होता है आपका आयरन होता है, क्या होता है आपका आयरन होता है ना, कहाँ देखो आयरन होता है। तो आयरन होता है तो क्या होता है, जो आपके पोल्स होते हैं प्लस माइनस, जो आपके क्या होते हैं चार्जेस होते हैं, वो सेपरेट होने लग जाते हैं कोरियोलिस फोर्स के घूमने से। और क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है आपका, जनरेट हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है ना, वो आउटर कोर की वजह से बन रहा है, ये हमेशा याद रखना, पृथ्वी का, जिससे जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना वो कनेक्टेड है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा तो याद रखना कि आपका एटमॉस्फेयर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे चलते इनर कोर है, तो लगभग 5100 किलोमीटर तक जाता है, आयरन लगभग 80% है, और कुछ हद तक इसमें निफे भी पाया जाता है। यहीं पर आपकी क्या होती है, जो लेयर कैन ट्रांसमिट शेयर वेव्स होती हैं, जो एस वेव्स होती है, इट इज़ सॉलिड, पी वेव्स देखने को मिलती है, इनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ये सेस्मिक वेव्स हैं आपकी, अर्थ को एक्स रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा आगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसकी जो डेंसिटी होती है 12.6 टू 13 होती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हाईली डेंस होता है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है आपका, किस में चेंज होता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और लगभग 60% ऑफ द अर्थ एट वॉल्यूम है, 33% ऑफ द अर्थ मास है। तो सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे आपका क्या आता है, अगर वॉल्यूम और मास की बात करें तो आपका क्या आता है, मेंटली आता है। इसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है, जो आपका सन का क्रस्ट है उतना तक देखने को मिलता है। अच्छा, सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी, तो मोहरोविक डिसकंटिन्यू, एस्थेनोस्फीयर, गुटेनबर्ग, ये मैं बता चुका हूँ, पढ़ लेना। इग्नेस रॉक की बात कर लेते हैं, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करते हैं। तो इग्नेस रॉक्स आर द टाइप ऑफ रॉक दैट फॉर्म ड्यू टू द सॉल्टिफिकेशन ऑफ द लावा। जब लावा और मैग्मा के सॉल्टिफाइड होते हैं तो इग्नेस बनता है। और जब ये बोल रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स आर द टाइप ऑफ द रॉक दैट वी आर द एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स मटेरियल। जब डिपोजिशन किया जाता है, ये एक्यूमुलेशन होता है, तो सेडिमेंट से बनते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू रॉक्स क्या क्या बन जाती है, एक नई तरीके की रॉक बन जाती है। जब इग्नेस सेडिमेंट्री में बदलती है, सेडिमेंट्री इग्नेस में बदलती है, ठीक है ना, बोल सकते हैं टेम्परेचर या प्रेशर के थ्रू, तो वो मेटामॉर्फिक होती है। तो इग्नेस जो होती है वो मैग्मा और लावा से बनती है,
आपके जो सेडिमेंट्स मटेरियल होते हैं जब मिल जाते हैं उसके साथ लेयर वाइज होती है, तो आपकी सेडिमेंट्री होती है। और ये होती है जब सेडिमेंट्री किस में बदलती है, आपकी एग्जिस्ट करती है, किस में, इग्नेस में, ये किस में करता है सेडिमेंट्री में, तो उसे मेटामॉर्फिक बोल देते हैं। ये सोल्डिफिकेशन बाय द कूलिंग होता है, ये सेडिमेंटेशन के थ्रू होता है, ये मेटामॉर्फिज्म के थ्रू होता है। कायांतरित जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपका आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और कायांतरित चट्टाने। कवर्स अबाउट द 80% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, लगभग 80% जो अर्थ का क्रस्ट है वो इग्नेस से बना हुआ है। 80% कवर्स अबाउट द 80% द अर्थ क्रस्ट, ये भी लगभग 80% से बना हुआ, मतलब टोटल दोनों को मिला के 80% है, और लगभग 12% जो आपका है मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। रॉक की अगर बात करें तो कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर इग्नेस रॉक की बात करें तो वेदरिंग पैटर्न अगर देखने को लगा, टेम्परेचर, प्रेशर ये देखने को मिलेगा तो सेडिमेंट्री में चेंज हो जाएगा। वहीं अगर मैं हीट एंड प्रेशर की बात करूंगा तो किस में चेंज हो जाएगा आपका, वो चेंज हो जाएगा किसमें, मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाएगा। फिर से मेटामॉर्फिक अगर क्या होता है, मेल्ट करता है, लावा की फॉर्म में आता है, फिर इग्नेस में चेंज हो जाएगा। और हीट और प्रेशर याद रखना कि मेटामॉर्फिक में क्या होता है, आपके फिजिकल आपके क्या होता है फिनोमेना वहाँ पे काम आते हैं, हीट और प्रेशर। तो इग्नेस का मेटामॉर्फिक में बदलना या सेडिमेंट्री का मेटामॉर्फिक में बदलना हीट एंड प्रेशर के थ्रू होगा। जबकि वेदरिंग पैटर्न जैसे जैसे आपका चेंज होता है वैसे वैसे क्या होता है, वेदरिंग पैटर्न मतलब ये केमिकल डिपोजिशन होता है, मतलब लेयर्स एक दूसरे के साथ जुड़ना स्टार्ट कर देती है, ठीक है ना, ये याद कर लेना। बाकी यहाँ पर लिखा है इग्नेस और सेडिमेंट्री आप पढ़ सकते हैं। कुछ इग्नेस रॉक्स हैं ग्रेनाइट, स्कोरिया, प्यूमिस और ऑब्सीडियन, और सेडिमेंट्री में सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, कॉन्ग्लोमरेट और जिप्सम आता है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक ही तरीके की है, यहाँ पे आपको लेयर्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। मेटामॉर्फिक जो होती है वो इन्हीं से बनती है। इग्नेस और सेडिमेंट्री का क्या होता है, जब रूप चेंज होता है तो मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट, ग्नीस, इस तरीके की आपकी चट्टानें बनती हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइटल फॉर द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी, जो आपका कैसा है, महत्वपूर्ण नहीं है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। तो देखो, रूल ऑफ लॉ बहुत जरूरी होता है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन टू द सिटीजन बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी बहुत जरूरी, इक्वल। लार्ज पॉपुलेशन को कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो लिखा रूल ऑफ लॉ इंश्योर द डेमोक्रेसी डजंट टर्न इनटू द रूल ऑफ मैन। रूल ऑफ लॉ इसलिए क्योंकि एक आदमी का शासन ना हो। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो गार्ड करता है सिटीजन्स की, क्या बोल सकते हैं, सोवरनिटी की, या उनके बोल सकते हैं सिक्योरिटी की बात करता है फ्रॉम द टायरनी एंड द डिपोस्टिज्म ऑफ द रूलर्स। ये पढ़ लेना यार, ये तो आसान था आपका, कि पॉपुलेशन का कोई लेना देना होता ही नहीं। जैसा आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है ना, जैसे आपका न्यूजीलैंड है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन है, फिर भी यहाँ पे डेमोक्रेसी कैसी आपकी सक्सेसफुल है। तो जरूरी नहीं कि लार्ज पॉपुलेशन होने पे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी, अनसक्सेसफुल होगी, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, इट इज रिच। अच्छा, फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़नी, इट इज रिच इन द मिनरल रिसोर्सेज लाइक द कोल, आयरन, लाइमस्टोन एंड द यूरेनियम, ठीक है। इट रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, जिसकी मैंने अभी बात की थी, गर्मियों के टाइम पे आता है। अब मेजर सेस्मिक फॉल्ट सेपरेट फ्रॉम द राजमहल हिल। बस अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि उसने बोला कि मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ से क्लियर, अब यहाँ से क्लियर होगा। देखो राजमहल हिल्स, अगर आपको पता है ये बिहार की तरफ है, बिहार की तरफ फैली हुई है, तो वेस्टर्न घाट एलिमिनेट, सेंट्रल हाईलैंड्स एलिमिनेट। या तो मेघालय हो गया तो छोटा नागपुर, क्योंकि छोटा नागपुर मतलब बिहार वाला जो रीजन है उसके नीचे की तरफ, और मेघालय इस तरफ है। पर उसने बोला फॉल्ट से क्या होती है, अलग होती है। राजमहल हिल्स जो है ना, और जो आपका मेघालय जो आपकी छोटा नागपुर हिल्स है, वो एक ही फॉल्ट में आपके क्या करती हैं, शिफ्टेड है। जबकि मेघालय हिल्स क्या होती है, अलग हो जाती है सेस्मिक फॉल्ट के थ्रू। जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, देखो लिखा हुआ है द मेघालय प्लेट्यू इज द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट इज द फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द 3 गारो, खासी और जयंतिया हिल्स भी हैं, और आपकी क्या है वहाँ पे जनजातियाँ भी। इट ऑल्सो रिच इन द मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोल, आयरन, सिल्वेनाइट, लाइमस्टोन, यूरेनियम लाइक द छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरह। द एरिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। छोटा नागपुर में इतनी बारिश नहीं होती, अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम रेनफॉल जो देखने को मिलती है वो मेघालय की तरफ देखने को मिलती है, तो यहाँ से भी हिंट मार सकते थे। एज इट इज मेघालय प्लेट्यू इज अ हाईली इरोडेड सर्फेस, ह्यूज फॉल्ट कॉल्ड द मालदा फॉल्ट। याद रखना कौन सी फॉल्ट है जो अलग करती है राजमहल हिल्स को मेघालय हिल्स से, तो मालदा फॉल्ट है, ये आप याद कर लीजिए। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो कुछ आपकी हिल्स हैं, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार, इसे क्या करते हैं जूम कर लेना बाद में जब मैं PDF दे दूंगा, तो यहीं पर आपको छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलता है, हजारीबाग हो गया। और यहाँ की तरफ है आपका कौन सा, यहाँ की तरफ आपका कौन सा, राजमहल हिल्स, और इस तरफ आपका गारो खासी जयंतिया, जिसको बोला जाता है मेघालय हिल्स। तो यहाँ पे सेपरेट होता है, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन इस तरफ है आपका, और ये सेपरेटेड हो रहा है इस वाली फॉल्ट से। और ये कैसा आता है आपका जोन 5 हाइस्ट रिस्क में आता है, तो फॉल्टिंग जो क्राइटेरिया है यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये अलग हो जाता है। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर आप आसानी समझ सकते हैं। अगर पेनिनसुलर इंडिया की बात करें हिल्स की, तो यहाँ पे अरावली रेंज यहाँ पर है, माउंट आबू पर्वत हो गया आपका, विंध्य सतपुड़ा यहाँ पर बीच में देखने को मिलता है, यहाँ पर, यहाँ की तरफ नहीं लिखा हुआ है पर यहाँ पर है, ठीक है ना। विंध्य ऊपर की तरफ है, सतपुड़ा नीचे की तरफ है। सातमाला हिल्स हो गया, हरिश्चंद्र रेंज हो गई आपकी यहाँ पर, ठीक है ना। सच्चा चालम हिल्स, नीलगिरी हिल्स, दूधा बेटा सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई हिल्स हो गई, अन्नामुड़ी हो गई हिल्स, वो ऊंची चोट है।
कार्डमम हिल्स आपके सदर्न मोस्ट हैं। फिर आपकी कौन सी आती है, परशुनाथ हिल्स आ गई, पालंत हिल्स आ गई, सिरमुली आ गई, ये सब नीचे की तरफ नागेरी हिल्स आ, जावेदी हो गई, पालकोंडा हो गई, वेनुकोंडा हो गई, नालामाला हो गई, नॉर्थन सर्कस हो गई। अच्छा, सालघाट रेंज बीच में, अजंता रेंज हो गई, महादेव हिल्स यहाँ बीच में मध्य प्रदेश में, मैकाल हिल्स, मिलान हिल्स, यहाँ पर देखिए रामगढ़ हिल्स, यहाँ पे राजमहल पहाड़ियाँ यहाँ पर बिहार की तरफ यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सी मेघालयन हिल्स हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द कंडेंसेशन प्रोसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। सारे एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये मेजर फैक्ट्स हैं, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक फिनोमेना के लिए, कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए। तो आंसर तो बन जाएगा आपका कौन सा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। जब क्या होता है आपका वेपर किस में चेंज होती है, जब एयर होती है वो क्या होता है, कंडेंसेट होती है तो वाटर में चेंज हो जाती है। जैसे आपकी बारिश होती है, कंडेंसेशन इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ द हीट। ऊपर जाने पर क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने पे 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो क्या होती है आपकी जो क्या होने लग जाती है, गर्म हवाएं वो ठंडी होने लग जाती हैं। ठंडे होने से क्या होती है, कंडेंसेशन प्रोसेस की ध्रुव किस में बदल जाती है, पानी में बदल जाती है, जैसे बारिश होती है। द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज ड्रॉप्ड डाउन ड्यू टू द पॉइंट ऑफ द वॉल्यूम्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। बोथ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर द रिड्यूस्ड, मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर थ्रू द एवापोरेशन। The most favorable condition for the condensation is a decrease in the air temperature. Condensation is influenced by तो volume of air, temperature, pressure, humidity. यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे तो अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसे मेल्टिंग बोलते हैं, और अगर लिक्विड से गैस में बदलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आपका एवोपरेशन बोलते हैं। अब एक अंतर होता है एवोपरेशन और किसमें, वेपराइजेशन में, वो बता दूंगा। तो लिक्विड से गैस में बदला एवोपरेशन, और गैस से आपका क्या, देखो सॉलिड से गैस में बदला तो सब्लिमेशन प्रोसेस है। कई बार पूछा जाता है जब डायरेक्ट कौन सी कंडीशन आती है सॉलिड से गैस में बदलती है, जब आपका जैसे कपूर है तो क्या जाती है आपकी, सीधा क्या हो जाता है आपका जलाया, और जला के सीधे किसमें, आपका किसमें आ जाता है, गैस में आ जाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस है। तो याद रखना, सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं, सॉलिड से अगर लिक्विड में बदल, मेल्टिंग प्रोसेस है। लिक्विड से सॉलिड में बदलते हैं तो फ्रीजिंग प्रोसेस है। लिक्विड को गैस में बदलना है तो एवेपोरेशन है, और गैस को लिक्विड में बदलना है तो देखो कंडेंसेशन प्रोसेस है। गैस को सॉलिड में बदलना है तो डिपोजिशन बोलते हैं, ये वर्ड आया था पीछे तो मैंने बोला याद कर लेना, गैस को सॉलिड में बदलना है डिपोजिशन मेथड, और सॉलिड को गैस में बदलना है सब्लिमेशन प्रोसेस। तो ये डेफिनेशन वगैरह लिख रखी है एवोपरेशन और वेपराइजेशन। मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि एवोपरेशन जो होता है ना वो आपका बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए। जैसे वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो एवोपरेशन क्या होता है, आपकी जो भाप आनी स्टार्ट हो जाती है वो तभी थोड़ी आती है जब उबलने लग जाता है। भाप तो शुरुआत से आने लग जाती है, जैसे थोड़ा बहुत गर्म होने लगा, वो तो एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपको क्या बनती है, भाप बनती है। जैसे जब सर्दियाँ होती हैं तो आपको भाप ज़्यादा दिखाई देती है, कम टेम्परेचर पर दिखाई देने लगती है, गर्मियों के टाइम पर वो दिखाई नहीं देती। तो एवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, और वेपराइजेशन होता है वो फिक्स पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। तो वेपराइजेशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जब पानी उबलता है, तो ये याद कर लेना। अच्छा, अर्थ की लेयर्स की बात करें तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर आता है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर भी आता है। ट्रोपोस्फेयर वो होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टर्बुलेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे वेदर फिनोमेना वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ यहीं पर आपको क्या होता है कि टेम्परेचर धीरे धीरे करके क्या होता है आपका डाउन होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। ये देख लीजिए कि ट्रोपोस्फेयर के टाइम पे क्या होता है कि आपका टेम्परेचर जो धीरे 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 करके वो क्या जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है, मतलब क्या होता है डाउन होता है। एक कंडीशन आती है ट्रोपोस्फेयर के बाद ट्रोपोपॉज की कंडीशन आती है। यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर आपका फिर से यहाँ से क्या होता है कि आपका स्टेबल होने लग जाता है -40 के आसपास, और उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में आने के बाद ये टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर नीचे की तरफ जाता है, ये उल्टा एम बन रहा है, देख रहे हो एम बन रहा है, इस तरीके से बना लेना। तो ट्रोपोस्फेयर में पहले क्या होता है आपका टेम्परेचर घटता है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है, फिर स्ट्रेटोपॉज से आपका मेसोपॉज की तरफ फिर बढ़ता है, और फिर थर्मोस्फेयर की तरफ क्या, सॉरी मेसोपॉज की तरफ फिर घटता है, और फिर थर्मोस्फेयर की तरफ बढ़ता चला जाता है टेम्परेचर। याद रखना 3 कंडीशन है, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और मेनोपॉज, जो क्या करती है टेम्परेचर को कर देती है, मतलब शिफ्ट कर देती है। तो ट्रोपोपॉज की तरफ घटा, स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ बढ़ा, फिर मेसोस्फेयर की तरफ घटा, फिर थर्मोस्फेयर की तरफ बढ़ा। ये याद कर लेना पिक्चर। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि ट्रोपोस्फेयर में सारी जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं, पर जो हवाई जहाज चलते हैं ना आपके, वो स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं, ट्रोपोपॉज के आसपास चलते हैं। कारण क्या उसका कि वो नो टर्बुलेंस जोन होता है, वहाँ पर टर्बुलेंस देखने को नहीं मिलता। होता क्या है कि टेम्परेचर आपका क्या होता है कम होता है, तो आपका क्या होने लग जाता है कि गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उड़ती है, ठंडी हवाएं नीचे की तरफ जाती हैं, तो टर्बुलेंस पैदा होने लग जाता है बीच में। अब यहाँ पर क्या बनता है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या बनता है कि ठंडी हवाएं नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ गर्मी, तो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ रहता है, तो गर्म हवाएं तो ऊपर की तरफ जाएंगी और ये नीचे की तरफ ही जाएंगी, तो मतलब ये आपस में मिलती नहीं है, तो यहाँ पे जो बन जाता है वो नो टर्बुलेंस जोन बन जाता है। किसी भी तरीके का वेदर फिनोमेना देखने को मिलता, किसी भी तरीके की कोई बोल सकते हैं परेशानियां नहीं होती जहाज चलाने में, तो ये याद रख लेना। उसके बाद मेसोस्फेयर आता है आपका,
ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या होता है, आपका टेम्परेचर धीरे धीरे करके क्या होने लग जाता है, आपका डाउन होने लग जाता है। थर्मोस्फेयर आता है, यहाँ पर क्या होता है, आपकी काफ़ी ज़्यादा गर्मी क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाता है, टेम्परेचर चेंज विद द हाइट, ये याद कर लेना। और मैंने बताया ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये दिखा रखा है, याद कर लेना। और यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ, देखो। तो पहला जो आपका आता है, जो सबसे पहला था ट्रोपोस्फेयर, तो यहाँ पे आपके क्या क्लाउड फॉर्मेशन होती है, सिरस क्लाउड्स हो गया या क्यूमुलस क्लाउड होते हैं, यहीं पर देखने मिलते हैं। अच्छा, फिर आता है जो आपका ट्रोपोपॉज कंडीशन आती है, तो जो आपके प्लेन्स वगैरह होते हैं, पैसेंजर प्लेन यहीं पर उड़ते हैं ट्रोपोपॉज में, ट्रोपोस्फेयर में नहीं, ट्रोपोपॉज में। अच्छा, नेक्स्ट चलेंगे तो ऊपर की तरफ चलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर में देखने मिलता है, ओजोन लेयर यहीं पे देखने को मिलेगी। अच्छा, ऊपर की तरफ जो होती है गुड ओजोन लेयर होती है, नीचे की तरफ बैड होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके फाइटर जेट वगैरह यहाँ पे देखने मिलते हैं। अच्छा, ट्रोपोस्फेयर में लिखा हुआ टर्बुलेंस देखने मिलता है, कॉन्वेक्शन हो गया, एटमॉस्फेरिक फ्रंट्स होते हैं, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, वेदर एंड क्लाइमेट चेंज यहीं पे देखने मिलता है। टर्बुलेंस मतलब समझिए ना, वो गर्म हवाएं ठंडी हवाओं से टकराती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ओजोन होती है, आयोनाइजेशन होता है, फ्री रेडिकल्स होते हैं, और ये चीज़ें देखने मिलती है, नो टर्बुलेंस जोन होता है। अच्छा, ऊपर की तरफ जाएंगे, मेसोस्फेयर की बात करेंगे, तो यहाँ पे मीटियोर्स वगैरह यहाँ पर जो होते हैं, और जो आपके कौन से होते हैं, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स होते हैं, यहीं पे फाउंड होते हैं। मेट्रोलॉजिकल रॉकेट्स जो होते हैं, यहीं पर आपके क्या होते हैं, छोड़े जाते हैं। ये डेड जोन होता है, फ्लाइंग फॉर द फ्लाइंग मीटियोर्स बर्न अप, यहीं पर क्या होते हैं, जितने भी मीटियोर्स होते हैं ना आपके, वो जल जाते हैं। अच्छा, थर्मोस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, काफ़ी गर्मी होती है, जूल हीट हो गई, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स हो गए, लाइन रॉकेट्स हो गए, रेडिएशन बेल्ट हो गई, और आज यहीं पे देखने को मिलते हैं। जो आपके सैटेलाइट्स होती हैं इस तरह भी छोड़ी जाती हैं, क्योंकि इसी को क्या बोला जाता है, आयनोस्फेयर भी बोला जाता है थर्मोस्फेयर को। तो जितनी भी रेडियो कनेक्टिविटी यहीं पे देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ एक्सोस्फेयर होता है, ये बिल्कुल बाहर का होता है आपका रीजन, जैसे बोलते हैं आपका कौन सा, अंतरिक्ष, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो लेवल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा पतला होने लग जाता है। हवाएं जो होती हैं, सॉरी, जो आपके क्या होते हैं, जो आपके गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कैसे हो जाता है, आपके लाइट फॉर्म में आ जाते हैं। तो सबसे जो कम बोल सकते हैं वेट की जो आपकी क्या होती हैं गैसेज होती हैं, ऊपर की तरफ होती है, एक्सोस्फेयर की तरफ क्या होने लग जाता है। याद रखना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा थिक होता है आपका क्या, एटमॉस्फेयर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा थिन होने लग जाता है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऐसा लिखा, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कैन डिस्क्वालीफाई अ सिटिंग एमएलए आफ्टर द ऑब्टेनिंग एडवाइस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। दोनों गलत है। चीफ मिनिस्टर तो होता नहीं, गवर्नर होता है, जो क्या कर सकता है, किसी एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, पर स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं करता। याद रखना कि मैंने बताया था, चाहे वो आपके किसके हों, सेंटर के आपके क्या होंगे, लोकसभा राज्यसभा के, लोकसभा और राज्यसभा के आपके क्या होंगे अगर इलेक्शन होंगे, या फिर स्टेट में अगर आपके किसके इलेक्शन होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा, या फिर अगर वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्या करता है, जो आपका इलेक्शन फॉर्म करती है, वो कौन करती है, आपकी कौन करती है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ही करता है, सेंटर वाला करता है। जबकि स्टेट का जो आता है ना, स्टेट जो कमीशन होता है, वो केवल कौन सा करता है, वो करता है आपका कौन सा, बोल सकता है आपके लोकल जो आपके चुनाव होते हैं, जैसे आपके म्यूनसिपैलिटीज़ के चुनाव हो गए, पंचायत के हो गए, ठीक है ना, पंचायती हो गए या म्यूनसिपैलिटी के हो गए, तो ये चुनाव कराता है कौन सा, आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। दोनों गलत है। फिर लिखा हुआ, तो मैं ये मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, रीज़न क्या है, चीफ मिनिस्टर इज द डिफेक्टो हेड ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही है, डिफेक्टो हेड होता है। और तो आंसर हो जाएगा ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, ये आंसर हो जाएगा। तो पढ़ लेता हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एमएलए कैन बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द मैनी ग्राउंड्स। किसी भी तरीके से हो सकता है उसने जो अपनी जानकारी दी होंगी सेंट्रल कमीशन के पास, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के पास, वो गलत दी होंगी। तो ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन द स्पीकर डिसाइडेड डिस्क्वालिफिकेशन। याद रखना कि जब वो मेंबर बन जाता है ना, तो वो निर्धारित कौन करेगा, स्पीकर करेगा। स्पीकर के बाद कौन है, गवर्नर के पास जाता है। तो देखो ये लिखा हुआ है कि स्पीकर डिसाइडेड डिस्क्वालीफाई, ठीक है ना, क्योंकि वो मेंबर जहाँ का भी, जैसे एमएलए हो तो किसका मेंबर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का, जबकि उसे प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली करता है। तो उसे डिस्क्वालीफाई भी कौन कर सकता है, स्पीकर कर सकता है। बात समझ में आई। अच्छा, इफ ही होल्ड एनी ऑफिस और द प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट और एन ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय द लॉ ऑफ द स्टेट, ही कैन बी डिस्क्वालीफाइड। If any competent court declares any member of to be unsound mind, then MLA is be disqualified. अच्छा, under Article 192 ये Constitution का, if any question arises as to whether or not the member of the houses of the legislature of a state has become subject to any of the disqualification criteria, question shall be stated to the governor of the state of the decision, who will act as the opinion of the election commissioner. याद रखना, तो opinion किसका लेता है, कौन लेता है, गवर्नर लेता है, एज पर मतलब किसका, इलेक्शन कमीशन का। तो तीन चीज़ें, स्पीकर आ गया आपका, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन, ये तीनों मिलके आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देंगे एमएलए को।
अच्छा लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें, गवर्नर इज द नॉमिनल हेड बोलते हैं, ये याद कर लो, गवर्नर को बोलते हैं नॉमिनल हेड, जैसे बोला जाता है आपका लैटिन लैंग्वेज में बोला है डी जोरे हेड, याद रखना। तो ये नॉमिनल होता है, और चीफ मिनिस्टर जो होता है वो रियल होता है, डिफैक्टो हेड बोलते हैं जिसे, तो याद कर लो। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा हुआ इन इंडिया द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन ऑफ द हेल्थ सेंटर एंड द हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट अंडर द सब सेंटर सर्व। सब सेंटर जो होते हैं ना वो विलेज लेवल पे होते हैं। अगर आपने देखा होगा गांव में अगर होगा तो वहाँ पे जो आपके क्या होते हैं बूथ्स वगैरह बने होते हैं, क्लिनिकल छोटे छोटे क्लिनिक्स बने होते हैं, तो वहाँ पे एक नर्स होती है, डॉक्टर भी नहीं होता बल्कि वहाँ पे, और कोई यानी कि वही गाँव का कोई व्यक्ति होगा जो क्या करेगा वहाँ पे कंपाउंडर वगैरह का काम कर लेगा, कंपाउंडर वगैरह का काम कर लेगा। तो ये आप याद कर लो। अब होता है क्या कि अगर छोटी मोटी परेशानी, तो नर्सेज को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो छोटी मोटी परेशानी दूर कर सकती हैं। मेजर प्रॉब्लम होने पर वहीं पर क्या होता है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल डॉक्टर होता है वो क्या करता है, उसे आपका कंसल्ट उसे किया जाता है, तो याद कर लेना। तो ये ग्राम स्तर पर होता है, लिखा होता है एट द विलेज लेवल देयर आर द सब हेल्थ सेंटर वेयर देयर इज यूजली अ नर्स एंड द विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं, दे आर ट्रेंड इन द डीलिंग विद द कॉमन इलनेस। छोटी मोटी जो परेशानी होती है तो वो इलनेस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं विच इज नेक्स्ट टू द हियरकी सच एज द सेंटर कवर मैनी विलेज इन द रूरल एरिया। तो एक डॉक्टर क्या होता है, एक गाँव के लिए नहीं होता, एक डॉक्टर होता है कई गाँव के लिए। बात समझ में आ गई। तो वो क्या करता है, कंसल्ट उन्हीं को क्या किया जाता है, कंसल्ट किया जाता है अगर कोई थोड़ा सा बड़ी प्रॉब्लम आ गई बाय द नर्सेज। आगे लिखा एट द ब्लॉक लेवल दिस इज यूजली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है विद द मोर द फैसिलिटी देन द। फिर क्या होता है ब्लॉक लेवल पे क्या होता है आपका बोल सकते हैं बेहतर आपकी देखने को मिलती है पब्लिक हेल्थ कमेटी से या पब्लिक हेल्थ सेंटर से अच्छी फैसिलिटीज आपको ब्लॉक लेवल पे। और ब्लॉक लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको तो कई सारे डॉक्टर्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है ना, तो वहाँ पे एक डॉक्टर तो नहीं, तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, आपने देखा होगा अपने डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। और ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, कुछ होते हैं, और आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो आपका क्या होता है, कुछ गाँवों के लिए एक डॉक्टर होता है, और एक गाँव में क्या होती है एक नर्स वगैरह होती है, और गाँव जो आपके क्या होते हैं विलेज हेल्थ वर्कर्स वहाँ पे शामिल होते हैं, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली डज नॉट कम विद इन द फंक्शनल डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसमें नहीं आती है, मेंटेनिंग द पब्लिक रोड्स बनाती है भाई, रोड्स वगैरह बनाने किसका काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। स्टेबलाइजिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन, अब देखो मेंटेनिंग रोड, इसके लिए हमारा क्या है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है। इसके आपके मिनिस्टर कौन है, नितिन जयराम गडकरी, नितिन गडकरी है। अच्छा स्टेबलाइजिंग द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द अदर स्टेट्स, स्टेट यहाँ पे देखो स्टेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉरेन आ जाएगा, फॉरेन आ जाएगा, ये डिप्लोमेटिक रिलेशन बोल रहा है ना, तो उसमें कौन है आपके, एस जयशंकर है आपके मिनिस्टर। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू रेलवे, तो ये रेलवे मिनिस्ट्री आ गई आपकी, और इसके मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल। तो ये सारा तो आपका सेंटर का है। लास्ट बचा प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ द डेली कंजप्शन, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम नहीं होता है, हालांकि कई कई जगह गवर्नमेंट इंडिया, ये पब्लिक पीपीपी मॉडल होता है, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है। यहाँ पर देखो दोनों एक साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, पब्लिक मैटर्स को अलग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और प्राइवेट मैटर्स को भी अलग देख सकते हैं प्राइवेट कंपनीज। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स ऑफ द डेली कंजप्शन कैन नॉट बी फीजिबल प्लान ऑफ द एनी गवर्नमेंट सम पीएसयू टू प्रोड्यूस द गुड्स कमोडिटीज ऑफ द डेली कंजप्शन लाइक द पेट्रोल। जैसे पेट्रोल और डीजल पे किसका अधिकार होता है, ये गवर्नमेंट के थ्रू आपके क्या होते हैं संचालित होते हैं, पर कुछ प्रोडक्शन इनके अलावा देखा जाएगा मेन जो आपके ज़्यादातर होते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, क्लॉथ हो गया, या शक्कर हो गई, तो इसमें क्या होता है प्राइवेट प्लेयर्स आपके देखने को मिलते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करें तो ये क्या आपका सेंटर के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तीनों के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट इज आर द प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द हिमालयन रेंजेस। डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं भाई, नीचे की तरफ होते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि बारिश एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ट्रॉपिकल थ्रोन, अब थ्रोन यहाँ पे लिख दिया, कंटीले बता दिया। ये बताओ कहाँ पे होते हैं, सेमी एरिड या सेमी एरिड रीजन में होते हैं, जहाँ पर क्या होती है बारिश बहुत कम होती है। और टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं तो यहाँ पर होते हैं, मतलब अगर हिंदी में बोलूँ तो ये पर्णपाती जो अपने क्या छोड़ते हैं पत्तियाँ गिरा देते हैं, किस टाइम पे गिराते हैं, तो आपको पता है जब आपका क्या आ जाता है मानसून के बाद, जब आपको देखने को मिलता है बसंत से ठीक पहले, जो ऑटोमन वाला सीजन होता है ना, सीजन पतझड़ बोलते हैं जिसे, बिल्कुल स्प्रिंग से पहले वाला जो सीजन होता है उसमें पर्णपाती होते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं हिमालयन रीजन में, हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं। हमारा जो पूरा क्षेत्र आता है वो हिमालयन रीजन में तो आता है, ठीक है ना। उत्तराखंड का जो मेनली आपका हिली एरिया है, समशीतोष्ण भी पाए जाते हैं, उष्ण कांटेदार नहीं पाए जाते यहाँ पे, ठीक है ना, वो सेमी एरिड रीजन में पाए जाते हैं। तो लिखा होता है हिमालयन रेंज शोज द सक्सेशन ऑफ द वेजिटेशन फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा। ट्रॉपिकल रीजन से लेकर ऊपर की तरफ जाएंगे, ठंड की तरफ जाएंगे तो टुंड्रा रीजन आ जाता है। इट चेंजेस विद द एल्टीट्यूड। डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, फुटहिल्स में पाए जाते हैं,
बात समझ में? यहीं पर फुटहिल्स में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाती है जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। अच्छा, इट इज सक्सेडेड बाय द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ द फॉरेस्ट बिटवीन द एल्टीट्यूड ऑफ द 1000 to 2000 मीटर इन द हायर हिल रेंजेस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। हिल्स आर द वेस्ट बंगाल एंड द उत्तरांचल, उत्तरांचल को उत्तराखंड बोलते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। एवरग्रीन बोर्ड लीफ ट्रीज सच एज द ओक एंड द चेस्टनट आर द प्रीडोमिनेंट। At many places, temperate grassland are also found, but in the higher reaches there is a transitional alpine forest and the pasture आपके देखने को मिलती है, घास वगैरह देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट occurs in the semi arid region, साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जो सूखे इलाके हैं, उत्तर प्रदेश हो गए, जहाँ पर सूखा इलाका है वहीं पर ये पाए जाते हैं थ्रोन फॉरेस्ट। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देखो एल्पाइन वेजिटेशन होती है जो बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ होती है, तो ये बोलो जम्मू कश्मीर पूरा पकड़ लीजिए आप, लद्दाख वाला रीजन पकड़ लीजिए, हिमाचल वाला और उत्तराखंड का ऊपर वाला रीजन पकड़ लीजिए, और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन पकड़ लीजिए। डेजर्ट वेजिटेशन की बात करें तो ये आता है बिल्कुल एरिड रीजन आता है, जहाँ पे बिल्कुल सूखा हुआ है, तो वो राजस्थान वाला क्षेत्र आ जाता है। लिटोरल एंड स्वैम्प, जहाँ पर क्या होती है ज़्यादातर आपकी कैसे होती है, दलदली है, तो वो आपका कोस्टल एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया, सुंदरवन डेल्टा वाला हो गया। अच्छा, फिर आता है आपका कौन सा, माउंटेन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन आ जाता है, तो ये वाला रीजन आ जाता है अरुणाचल प्रदेश वाला, थोड़ा सा ये उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर हिमाचल का भी क्षेत्र इसमें लगता है। फिर आता है आपका कौन सा, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। तो ड्राई डेसिडियस की तरफ जाएंगे तो ये पीले वाले रीजन जितने भी दिख रहे हैं आपको, जो आपके कैसे हैं डार्क येलो है, तो ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस है। और उसके बाद ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन में जाएंगे तो आपको ग्रीन में जो दिख रहा है हल्का फुल्का वो देखने को मिल रहा है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में देखेंगे जो आपका डार्क ग्रीन है, ये वाला येलो पार्ट। और फिर आता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, तो ये आ जाता है आपको कौन सा, ये वाला कलर। और ट्रॉपिकल थ्रोन ये वाला हल्का पीला, तो ये वाला रीजन जिसकी वो बात कर रहा था, पंजाब से लेकर पूरा रीजन जो है ये कांटेदार आपके जंगल पाए जाते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड द इफेक्ट ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द अर्थक्वेक्स वेव्स। तो प्राइमरी वेव कॉज द स्ट्रेचिंग एंड द स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल, सही है। सेकेंडरी वेव्स क्रिएट द टफ एंड द क्रस्ट इन द मटेरियल। प्राइमरी जो होती है वो पी वेव्स होती है, उन्हें लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है, और सेकेंडरी जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है, इसलिए उन्हें टफ और क्रस्ट दोनों बन जाते हैं। ये मैंने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है ना, किसी के ऐसे यूपीएससी ईपीएफओ का कोई वीडियो हो वहाँ पे पढ़ा रखा है। तो प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे, तो मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स ट्रेवल इन द डिफरेंट मैनर्स एज दे मूव और प्रोपेगेट, दे कॉज द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी रॉक थ्रू द विच दे पास। प्राइमरी वेव्स पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, तो पैरेलल डायरेक्शन होता है तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। द एक्सर्ट प्रेशर ऑफ द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन एज अ रिजल्ट इन द क्रस्ट डेंसिटी डिफरेंसेस विद द मटेरियल लीडिंग टू द स्ट्रेचिंग एंड द स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएटेड बाय द पी, तो डेंसिटी जो डिफरेंस होता है वो कौन क्रिएट करता है, पी वेव्स करती है। एस वेव की बात करें तो वाइब्रेशन करती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, और हैंस दे क्रिएट द ट्रफ एंड द क्रस्ट। यहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं आगे बताता हूँ। देखो सेस्मिक एक्टिविटी की बात करें तो जब एक बोल सकते हैं दो तरीके की आपकी जब फॉल्ट एक दूसरे से टकराते हैं, तो जो आपकी कैसे होती है स्ट्रॉन्ग फोल्ड होती है ना, वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है, जो कैसे होती है वीक होती है वो अंदर की तरफ धस जाती है। तो क्या होता है कि आपका फॉल्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। फॉल्ट बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है, फोकस के ठीक ऊपर आपका एपिसेंटर बनता है, और यहीं से क्या होता है, जब ये क्या होता है आपका कि अप थ्रोन ब्लॉक होता है और जो डाउन थ्रोन ब्लॉक होते हैं एक दूसरे से टकराते हैं ना, तो यहाँ से आपकी सेस्मिक वेव क्या होती है आपकी बनने लग जाती है, जिन्हें बोलते हैं वेव फ्रंट्स। और सेस्मिक वेव सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेव है, स्ट्रॉन्गेस्ट वेव्स हैं, ये कुछ भी उखाड़ फेंक सकती हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट बोल रहा हूँ। और ये फॉल्ट स्क्रैप यहाँ पे बन गया। तीन तरीके से बनता है। डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री होती है, जब क्या होती है एक इस तरफ खिसकी एक इस तरफ, तो बीच में रिज बन जाती है खाई टाइप की। दूसरा ट्रांसफॉर्म, जब क्या होता है एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ अर्थक्वेक आने लग जाते हैं, जो अभी बता रहा है। एक कन्वर्जेंट होता है, जब ऊपर से ऊपर, ये फॉल्ट क्या होता है एक ये आगे इधर से, और ये क्या होती है आपकी क्या होती है स्ट्रांग होती है, और ये कैसी होती है आपकी वीक होती है। तो वीक वाली क्या होती है नीचे की तरफ धस जाती है, एक ऊपर की तरफ आ जाती है। तो ये कन्वर्जेंट तीन तरीके की, डाइवर्जेंट बोल सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म जो होता है वो भी क्या होती है अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और कन्वर्जेंट जो होता है वो क्या होती है सेम डायरेक्शन में होती है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ अलग अलग फॉल्ट्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो, ये याद कर लेना, कई बार पूछा जाता जाउन दी फुका प्लेट, इसको याद करना पड़ेगा। तो ये अलास्का की तरफ है, अलास्का के नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। एक कोकोस प्लेट है, तो ये कैरिबियन आइलैंड की तरफ है ना, तो कैरिबियन इस तरीके से याद करना, कोकोस एंड कैरिबियन। तो कैरिबियन आइलैंड इस तरफ है आपके, तो कैरिबियन और कोकोस एक तरीके से याद कर लो। आपका जो चिली वाला उसे बोलते हैं नाज़का प्लेट, इस तरफ है। और इस तरफ आएंगे अब अगर आपका, तो यहाँ पे ईस्टर्न प्लेट, जुआन फ्रेंडेस प्लेस, ये प्लेट ही आपको याद करनी पड़ेगी। अब इस तरफ आओगे तो आपका अर्जेंटीना और चिली के नीचे स्कॉटिया प्लेट लगती है,
भारत की तरफ इंडियन प्लेट याद करने की जरूरत नहीं, अरेबियन प्लेट याद करने की जरूरत नहीं, यूरेशियन प्लेट याद करने की जरूरत नहीं है, फिलिपानो फिलीपीन से याद कर लोगे, पैसिफिक प्लेट पैसिफिक ओशन से याद कर लोगे, तो याद कर लेना। ज़्यादातर जो आपको फॉल्ट्स वगैरह देखने को मिलती है, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई या पैसिफिक प्लेट हो गई, तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टकराती है फिलिपानो प्लेट। तो इसलिए यहाँ पर जो रीजन बनता है रिंग ऑफ फायर का, रिंग ऑफ फायर जहाँ पे क्या होता है ज्वालामुखी विस्फोट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि भूकंप के सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, ये रीजन जो है जो आपका क्या है रिंग ऑफ फायर वाला है, जापान वाला रीजन या आसियान वाला कंट्रीज, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भूकंप देखने को मिलते हैं। तो ये प्लेट्स आप याद कर लेना। अच्छा, अगर मैं बात करूँ देखो अर्थक्वेक वेव्स की बात करूँ, तो मेनली ये क्या होता है, अर्थक्वेक जो अक्योर होता है वेव्स ऑफ एनर्जी फॉर्म में होता है, जिन्हें सेस्मिक वेव्स बोला जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट वेव्स होती हैं आपकी। ये इस तरीके से जैसा अगर पत्थर चला दो वाटर में तो उसमें क्या बनने लग जाती है, वेव्स बन जाती है, तो उसी तरीके की वेव्स बनती है। मेनली 3 तरह की वेव्स होती है, पी वेव्स, एस वेव्स और सरफेस वेव्स। इसको 2 कैटेगरीज में तोड़ा जाता है, बॉडी वेव्स होती है, सरफेस वेव्स होती है। बॉडी वेव्स में पी वेव्स और एस वेव्स आ जाती हैं। अब देखो जैसे बॉडी वेव जो होती हैं वो क्या करती है, दोज वेव दैट ट्रैवल थ्रू द अर्थ, किसके साथ चलती हैं, थ्रू द अर्थ कुछ के द्वारा। दे ऑरिजिनेट एट द एपिसेंटर, कहाँ पे एपिसेंटर में क्या होती है, ऑरिजिनेट होती है यहाँ पर, जो मैंने अभी बताया था आपको यहाँ पर कि आपका क्या हुआ, एक दूसरे से टकराई, फॉल्ट एक दूसरे से टकराई, फोकस जहाँ से आपका क्या होता है स्टार्ट होता है, और एपिसेंटर हमेशा क्या होता है उसके बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर होता है, बिल्कुल क्या होता है उसके ऊपर में बनता है, बिल्कुल कहाँ पे बनता है, बिल्कुल सरफेस पे बनता है एपिसेंटर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, और कहाँ पे था, हाँ वेव, ठीक है, ठीक है, एट द एपिसेंटर याद रखना ऑफ द अर्थक्वेक कैन ट्रैवल थ्रू द अर्थ एट द अमेजिंग स्पीड, बहुत तेजी से निकलते हैं। दे आर द 2 टाइप्स ऑफ द बॉडी वेव्स, पी वेव्स एंड द एस वेव, पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर द सेकेंडरी। सरफेसेस वेव आर दोज वेव द ट्रैवल ऑन द सरफेसेस। अब देखो जहाँ पर मैं बोल रहा था कि जो आपकी कैसी होती हैं बॉडी वेव्स होती हैं वो थ्रू द अर्थ चलती हैं, जबकि ये ट्रैवल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये सरफेस में आ जाती हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करें एस वेव और पी वेव्स की, तो एस वेव जो होती है ये सेकेंडरी वेव या शेयर वेव्स इन्हें बोला जाता है। ये एक तरीके की ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, तो ये इनका जो मोशन होता है, प्रोपगेशन जो होता है, वेव प्रोपगेशन होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अब ये केवल, अब क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं तो ये केवल जो जाती हैं वो केवल सॉलिड से ही क्या कर सकती है, अपने आप को गुजार सकती है, सॉलिड से ही जा सकती है। ये एयर और जो आपका लिक्विड होता है उससे नहीं गुजर सकती, केवल सॉलिड से जाती हैं। वहीं अगर बात करूं पी वेव्स की बात करूं, प्राइमरी वेव्स होती हैं, ये फर्स्ट वेव होती है जो हिट करती है सेस्मोग्राफ को, ये सेकेंडरी होती है, ये सेकंड वेव होती है जो हिट करती है सेस्मोग्राफ को। पी वेव जो होती है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, ये क्या करती है प्रोपगेशन जो होता है पैरेलल डायरेक्शन होता है, मतलब सेम डायरेक्शन में होता है। अब ये क्या होता है कि एस वेव जो होती है वो केवल सॉलिड से होकर गुजरती है, और ये जो पी वेव्स होती है सॉलिड से होगी, लिक्विड हो गया कहीं पे लिक्विड आ जाएगा उससे भी गुजर जाएंगी, और एयर आ गया तो उससे भी गुजर जाएंगी। तो जो इनका मीडियम होता है ना पी वेव्स का, अनडिस्टर्ब्ड होता है, किसी से भी गुजर जाएंगे। हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, ऊपर की तरफ लो डेंसिटी, नीचे की तरफ हाई डेंसिटी फाउंड हो जाती है। एस वेव क्योंकि ये ट्रांसफर्ड वेव होती है, तो वेवलेंथ किस तरीके से बनती है, ट्रफ और क्रस्ट के फॉर्म में बनती है, इस तरीके से अभी दिखा दूंगा आगे, ठीक है ना। तो पी वेव्स और एस वेव में देख लो, वेव्स आर द फर्स्ट वेव टू हिट द अर्थ सरफेस, ये पहले हिट करती हैं, और एस वेव जो होती है वो क्या करती है, पी वेव्स के बाद क्या होती है, अराइव होती हैं। इनकी स्पीड जो होती है लगभग 1.5 टू 13 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है, और इनकी जो स्पीड होती है एस वेव की क्या होती है, कम होती है, पी वेव से लगभग 1.7 टाइम्स की होती है, स्लोअर देन द पी वेव्स होती है। अच्छा, अगर इनका ट्रैवल देखेंगे तो लीनियर डायरेक्शन होता है पी वेव्स का, और इनका ट्रांसवर्सल डायरेक्शन होता है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ये आपके कैसे ट्रांसवर्स होती हैं। अब जो लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं वो तो सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों से निकल जाती हैं, पर जो ट्रांसवर्स है वो केवल सॉलिड से क्या होती है, पास ऑन हो पाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने जो दिखा रखा है ये आपका कौन सा है, ये आपका मैग्नीट्यूड के लिए रिक्टर स्केल है, पर मैं आगे दिखा दूंगा अभी आपको। इसको पढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहले देखो, वेव्स 2 तरीके की होती है, एक मैकेनिकल वेव्स होती है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और नॉन मैकेनिकल वेव्स है जिन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैकेनिकल वेव्स में 2 आती हैं बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन पार्टिकल ऑफ द मीडियम, तो एक ट्रांसवर्स आती है, एक लॉन्गिट्यूडिनल आती है। ट्रांसवर्स का एक एग्जांपल है लाइट, जो क्या एक्सेप्शन है, क्योंकि लाइट जो होती है उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो केवल लाइट याद कर लेना, जो एक्सेप्शन अपवाद है। जो मैकेनिकल वेव्स होने के बावजूद भी नॉन मैकेनिकल की तरह बिहेव करती है, मीडियम की जरूरत उसे नहीं पड़ती है। तो ट्रांसवर्स जो होती है उसमें क्या होता है, वाइब्रेट जो होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, लॉन्गिट्यूडिनल में आपका क्या होता है, आपका पैरेलल डायरेक्शन में होता है। वहीं दूसरी तरीके की जो बेस्ड ऑन द एनर्जी ट्रांसफर के हिसाब से आती है, वहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स आती हैं, और दूसरी आती है प्रोग्रेसिव वेव्स आती हैं। जो स्टैंडिंग होती है ट्रांसफर करती है एनर्जी का और मोमेंटम का एक से दूसरे में, ठीक है ना। तो मतलब एनर्जी एंड मोमेंटम का, अच्छा ये विदाउट होता है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी मोमेंटम। स्टैंडिंग वेव्स होती हैं, और प्रोग्रेसिव होती है जो क्या करती है, ट्रांसफर करती है एनर्जी और मोमेंटम को। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए आगे, 3 तरीके से इनका क्या होता है फॉर्मेशन होता है, या ये चलती है 1 डायमेंशनल होती है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। जो 1 डायमेंशनल होती है वेव प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग में होती है,
ये रिपल्स ऑन द वाटर्स, इसका एग्जांपल है प्रोपगेशन ऑफ द लाइट्स एंड द साउंड वेव्स, इसमें आ जाती हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ द वेव्स अगर मैं बोलूँ तो एक मैकेनिकल वेव, दूसरी सेस्मिक वेव भी तो थी, पर सेस्मिक वेव में जो क्या थी, बॉडी वेव्स होती है प्राइमरी सेकेंडरी, किसके अंदर चली जाती है, लॉन्गिट्यूडिनल, और किसमें ट्रांसफर में चली जाती हैं, ट्रांसवर्स में चली जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब देखो मैकेनिकल में आती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ये कैसे होती है, ये पैरेलल शिफ्ट होती है, ये परपेंडिकुलर शिफ्ट होती है। इसमें साउंड वेव आपका एग्जांपल आ गया, इनको मीडियम की जरूरत नहीं, देखो वाटर वेव्स आ गई। सेस्मिक वेव में बॉडी वेव्स आ गई, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी आती है, और सरफेस वेव में रिले और लव वेव आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बता रखा है आपके पास कैसे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, तो इनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज आ जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव्स होती है ना, इस तरीके से चलती है, इनमें कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, इस तरीके से चलती हैं। जबकि आपका जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है, उनमें ये क्या बनता है, ये वेवलेंथ इस तरीके से बनती है, मतलब इनमें क्रस्ट और ट्रफ दोनों देखने को मिलता है। अब आ जाइए यहाँ पर, अब जो भूकंप होता है ना, जो भूकंप होता है वो दो तरीके के स्केल पे नापा जाता है। अगर मैग्नीट्यूड को नापना है तब आता है आपका कौन सा, रिक्टर स्केल। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेकर और 8 तक होता है। और ये किस फॉर्म में बढ़ता है, ये आपका जो बोलते हैं लॉगरिदम फॉर्म में बढ़ता है, मतलब 1 से लेकर 2 तक ये कितना आपका 10 गुना ज़्यादा क्या हो जाता है, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, 1 to 2, 2 to 3, तो ये ऐसे चलता है 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से चलेगा, 2 फिर 3। तो 1 2 को तो बिल्कुल पता ही नहीं चल पाता, 3 पे हल्का सा बिल्कुल, 4 पे लाइट, 5 में मॉडरेट, 5 से 6 के बीच मॉडरेट, 6 से 7 के बीच स्ट्रॉन्ग, 7 से 8 के बीच मेजर, और 8 से ऊपर जाएगा ग्रेट कंडीशन देखने को मिलती है, 8 और ग्रेट। तो मेनली जो देखा जाता है 8 है, ग्रेट उससे ऊपर देखने को मिलता है। तो ये आपका जो दूसरा होता है वो होता है इंटेंसिटी के लिए, उसे बोलते हैं मॉर्कली स्केल्स, ये होता है 1 से लेकर 12 तक, देखिए होता है 1 से लेकर 12 तक फॉल करता है। जबकि मैग्नीट्यूड के लिए कौन सा होता है आपका, 1 से लेकर 8 तक मेनली जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, ये देख लीजिए, ये आप पढ़ लेना। और कुछ रह रहा, हाँ खत्म हो गया। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लगभग ये 1 घंटे 40 मिनट की बन चुकी है, लगभग 100 मिनट की बन चुकी है, 20 क्वेश्चन पर। मुझे लग रहा है कि आपको पसंद आई होगी और आप अच्छे से समझोगे सारी चीज़ों को। कोई भी डाउट होता है तो आप यूट्यूब में जो वीडियो होगा उसका कमेंट बॉक्स में मेरे लिए क्वेश्चन छोड़ देना। अगर कोई भी डाउट है आपको, कमेंट छोड़ देना मेरे लिए। इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप के जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है कॉन्सेप्ट एकेडमी का, दोनों में डाल दूंगा। अगर वहाँ पर है वहाँ से ले लेना। यूट्यूब में अगर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना। टेलीग्राम पर आपको क्या मिल जाएगा, इस वीडियो का क्या मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। यूट्यूब पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए। जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी मेरे द्वारा। फेसबुक पे भी हम हैं तो वहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, लिंक शेयर कर देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से जो हमारा फेसबुक चैनल है वहाँ पर भी आप हमें लाइक कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।